की थोड़ी सी सुस्ती जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि काफ़ी इवेंट्स लाइंड अप थे और हमने डिस्कस भी किया था कि आज टुकड़ों में मार्केट को अप्रोच करिए, आप पहले घंटे में ट्रेड को अवॉइड करिए। उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट में, स्पेशली 1:30 बजे के बाद एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में, और अब निफ्टी दस्तक दे रहा है 20,000 के मार्क को। वो कॉल राइटर्स का आज अच्छा मार्केट ने एक अच्छी पिटाई करी होगी उनकी, खासतौर से जो 19,800 की कॉल राइटर्स थे, इवन 19,900 के कॉल राइटर्स की पिटाई हुई होगी यहाँ पर। और बैंक निफ्टी अब 46,000 के पार। और हर्षदा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज की आज ही आप बैंक निफ्टी में 46,300 46,400 लगा दें। मैं मतलब इतना बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पर, जो मैं सुबह भी मेंशन किया था। जी हाँ, सुबह में और एकदम टू द स्क्रिप्ट ये मूव प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 11 बजे के आसपास जब मेरी नजर गई थी तो एकदम ठंडा पड़ा था बाजार, और दोपहर बाद जो मोमेंटम दिखा है, चाहे वो निफ्टी हो निफ्टी बैंक हो, सराहनीय है। तो आज के आज आप कह रहे हैं और 300 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक में अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और निफ्टी बैंक ने ना परसों ही ब्रेकआउट दिखा दिया था। कल बीच में थोड़ा सा एक फेक मार्केट ने एक डाउनटिक दिखाया कल और परसों के उसमें, और उसके बाद कल सेकंड हाफ जो रिकवरी आई, जिस तरीके से एसबीआई ने मोमेंटम दिखाया, मेरे ख्याल से यहाँ से ये एक स्टॉक वॉच आउट करने के लिए आपके लिए। और इसमें जो मैं आज एक रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा था क्यों मुझे ये बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखती है। फेडरल बैंक के जो नंबर्स आए थे ना आजदा, उसके बाद एक कमेंट्री ये बन गई थी, एक पर्सपेक्टिव मार्केट का ये बन गया था कि शायद सब बैंकों के नंबर्स पुअर आएंगे, लेकिन उसके बाद से जो भी नंबर्स आए अच्छे आए हैं, फेडरल खुद चल गया। और एक और चीज़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इस पर नजर रखें। जैसे कैनफिन होम्स का बढ़कर आ गया, कैनफिन होम्स ऑब्वियसली एनबीएफसी है, लेकिन अगर यहाँ पर एक दो बैंकों को इस तरीके से बढ़कर आ गए एनआईएम, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी तेजी हो सकती है। अब आप 46,000 क्रॉस कर चुके हैं, 46,000 पर कॉल राइटर है अभी भी, मेरे ख्याल से उसकी अच्छी धुनाई होगी अभी अगले 1 घंटे में और 1.5 घंटे में। और शायद निफ्टी भी एक बार के लिए वो 20,000 का अटेम्प्ट करे। वो जो हमारा एक व्यू था कि जुलाई में 20,000 आ जाएगा, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। फ्रैंकली मैं 21 दिन का एक व्यू लिया था कि 21 दिन में आएगा 19,000 से 20,000। ये तो इस हिसाब से 13-14 दिन में ही लग रहा है कि हमारा 20,000 आ जाएगा। लेकिन इस मार्केट में तेजी बहुत है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, पॉलीकैब देख लीजिए एक बार। हमने परसों डिस्कस किया ये स्टॉक कि प्री पोजीशनिंग के बावजूद चला, परसों रिजल्ट के बाद कल पूरा दिन ये स्टॉक एफ&ओ का टॉप गेनर रहा। आज तीसरे दिन रनिंग एफ&ओ का टॉप गेनर है। मतलब आप समझिए किस लेवल की तेजी हो रही है मार्केट में, जो कि बैन में उसके बाद भी चल रहा है। मतलब ठीक है, मार्केट में इस समय थोड़ी अति हो रही है, लेकिन हमने डाउन साइड की भी अति देखी थी, तो अप साइड की भी अति देख रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताबड़तोड़ तेजी जो आप कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर और नजर हटी, और आपके सामने से वो लेवल, दुर्घटना तो नहीं घटेगी, लेकिन हाँ वो लेवल पलक झपकते ही आ जाएंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा। स्ट्रॉन्ग मूव, फ्लाइंग हाई जिसे कहते हैं, और ओआई एडिशंस भी कुछ इसी क्रम में हुए हैं आज। अगर आप इस वक्त देखें, मैं ओआई एडिशंस की समरी देखा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है अक्रॉस द सेक्टर और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से एक बार कुछ बैंकिंग काउंटर से। आज सुबह भी बात यही हुई थी कि बैंक निफ्टी को पुश करने के लिए एसबीआई एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। 2 स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट लाइन में, पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग बास्केट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में करीब 2.5 से 3% का बिल्डअप है। स्पेशली एसबीआई की जो ऑप्शन एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है हर्षदा। और मेरे बात करते करते भी इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। एक बार प्लीज आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट रखेंगे, 993,000 के क्लस्टर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। और जहां तक एसबीआई का सवाल है, वो आपकी स्क्रीन पे 610 पे, सुबह 601 पे ट्रेड पे पिक किया था हमने। ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है बैंकिंग स्पेस में। उसके बाद फाइनेंस स्पेस में एचडीएफसी एएमसी और कैनफिन होम्स, ये 2 स्टॉक्स जो कि काफी स्ट्रांग ओआई बिल्डअप देखा गया। एचडीएफसी एएमसी में लगभग 8.8, कैनफिन होम्स में करीब 16% का। उसके बाद फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 5.5% का, सिंजन में करीब 6.25% का, सिप्ला करीब 2.5% का, और ज़ायडस लाइफ करीब 4% का स्विंग देखा गया। यहाँ पे फार्मा में ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे काफी स्ट्रांग बिल्डअप था। और अदर में बलरामपुर चीनी शुगर स्पेस में काफी स्ट्रांग मूव, 17% का ओआई बिल्डअप, कॉनकॉर में करीब 23% का बिल्डअप। एक ग्रासिम पिछले 3-4 सेशन से हर रोज एक स्ट्रांग बिल्डअप देख रहा है, थोड़ा इस पर नजर रख के चलेंगे। और एक टाटा मोटर्स आज एक बार फिर से 13% का लॉन्ग साइड पे ओआई बिल्डअप हर्षदा। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले हैं आज तेजी की तरफ। कुछ और ट्रेड्स इस श्रेणी में जोड़ लेते हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं और अच्छी मजबूती भी दिखा रहे हैं। तो यहां पर आप गौर करिएगा, तेजी वाले काउंटर्स में आईटीसी आज का एक बड़ा मूवर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। 2% ऊपर 500 की तैयारी कर रहा है इनफैक्ट काउंटर।
कोटक महिंद्रा बैंक 2% के गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ 1945 के लेवल्स, और फार्मा कंपनियों में अच्छी तेजी बनी है। सन फार्मा आपके सामने करीब 2% ऊपर, इनफैक्ट सन ही नहीं, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कई सारे स्टॉक्स है जहां पर तेजी, और आज भारतीय एयरटेल का भी साथ मिलता हुआ आज खरीदारी में 880 के लेवल्स। पॉलीकैब जो अभी हमने डिस्कस किया, लगातार तीसरा सत्र इस तेजी का, और 6% ऊपर अब ये काउंटर। चीनी काउंटर्स में हमने देखा है खरीदारी का जोर फिर आज बनता हुआ दिखाई दिया है, और बैंकों में आरबीएल बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे काउंटर्स हैं दूसरी तरफ जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बिकवाली की तरफ आप गौर करें तो सीमेंस और एबीबी, और इस पर आगे हम बातचीत भी करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कैपिटल गुड्स कंपनियों में कुछ करेक्शन आता दिखाई दिया है। बजाज फिनसर्व आज थोड़े से साइडलाइंस पर है, और इन्फोसिस नतीजे आज आने वाले हैं। नतीजों से पहले स्टॉक वैसे भी इस पूरे हफ्ते ने 10% प्लस तक की गेन्स दे चुका है, और आज थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आता हुआ। मार्केट बंद होने के साथ ही दरअसल इन्फी के नतीजे आएंगे, तो इस पर वैसे भी नजर रहेगी। तो ये फिलहाल है वो काउंटर जहां पर तेजी मंदी के बड़े सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब हमारे जानकारों से पूछेंगे आपने अपने आप को कैसे पोजीशन करना है। फंडामेंटल्स के लिए अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी से होगी बातचीत। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करें प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और रुचित जैन से। 220 पर यतिन को जोड़ेंगे। कैपिटल गुड्स में आज दबाव की क्या कारण है वो समझेंगे। फिर म्यूचुअल फंड शेयरों पर भी नजरें रहेंगी, जहां पर सेबी के नए कंसल्टेशन पर यतिन और डिटेल देते हुए नजर आएंगे। और 240 पर हमारा हर रोज का सेगमेंट चार का चौका तो है ही। आज सस्ता ऑप्शन जानेंगे शिल्पा राउत से। मानस बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार। प्रशांत सावंत तैयारी कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार की मिड कैप फंडा के लिए। आशीष महेश्वरी भी एक बढ़िया स्टॉक पिक करके लाएंगे। फिर 245 पर कल आने वाले नतीजों पर फोकस। अल्ट्राटेक, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर पोल तैयार है, उसका एक प्रीव्यू लेंगे। और फिर 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में आनंद टंडन से होगी बातचीत। 3 बजे यतिन को फिर जोड़ेंगे डीलिंग रूम के जायजे के साथ, और बीटीएसटी ट्रेड्स, एसटीबीटी ट्रेड्स, ये सब आपकी स्क्रीन पर करेंगे पेश, और होगी क्लोजिंग की तैयारी। ओके 46,300 बात की थी हमने हर्षदा, 46,150 ऑलरेडी क्रॉस कर लिया हमने, और 150 पॉइंट और 150 पॉइंट और हो जाएगा। ये पता है क्या, ये वो वाली एक्सपायरी है जिसमें आप कॉल्स को चेज करिए, जाएगा पैसा तो जाएगा, लेकिन कॉल चेज करिए। मैं कह रहा हूँ 46,200 कॉल चेज करिए, 46,300 चेज करिए, 46,400 चेज करिए। ये एक बार जो मार्केट इतने दिनों का कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में चल रहा था, ये उसका ब्रेकआउट है, और ये एक फंडामेंटल ड्रिवन ब्रेकआउट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है मार्केट। 46,300 तो मेरे ख्याल से लग ही जाएगा, इवन 46,400 तक भी अगर पहुंच जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये मैं रेयरली इतना बुलिश होता हूँ जब, लेकिन ये वो वाली मार्केट है, इसमें एक बार मोमेंटम शुरू हुआ है तो अब ये कंटिन्यू करेगा यहाँ पर। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एक कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतना ट्रैक्शन शायद ना हो जितना इंडेक्स में है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड बाय या सेल? बाय होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बाय के सिवा कुछ हो नहीं सकता। लगता है निफ्टी 20 तरह के दस्तक देने की कोशिश पर है। स्टॉक जो मैंने चुना है आईसीआईसीआई बैंक, 992 पर ट्रेड कर रहा है, ये 1000 की तरफ दस्तक दे रहा है। मुझे लगता है ये 1000 तो पार कर ही लेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। स्टॉप लगेगा 982 का। स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेम है, लेकिन 1000 मिलेगा, 982 नहीं आएगा। तो फेवर में नहीं है, 1:1 है, लेकिन फिर भी बाय आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक बस 1000 की दहलीज पर, मौका खरीदारी का है, रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक। 2% के गेंस, कावा साहब का बाय कॉल। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई अग्री, जैसे अनुज जी ने अभी कहा कि यहाँ पे कॉल्स ही चेस करना चाहिए। आज हमने प्रभुदास लीलाधर में भी 46,100 का कॉल 15 रुपए में दिया था, हीरो जीरो करके, वो अभी रफली 112 चल रहा है। मतलब ये ऐसा है यहाँ पे कि आपको बस बैंक्स में ही चेस करना है, और 46,300 400 कॉल्स डेफिनेटली चेस करना चाहिए। तो मेरा अभी के लिए पिक रहेगा बैंक में ही। ऑफ कोर्स एसबीआई हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी दिया है 605 में फॉर टारगेट्स ऑफ 630 640। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 600। यहाँ पे एसबीआई इज मूविंग टुवर्ड्स 640 to 45 जोन्स। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग स्पेस में 2 स्टॉक फ्यूचर्स जो सबसे सब्सटेंशियल ओआई गेन करके ट्रेड कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक एट करियर हाई और एसबीआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। सुबह से आवाज पे कम से कम नहीं तो 10-12 रुपए के स्विंग के लिए आपने ट्रेड किया होगा। फ्रेश कॉल एक यहाँ पे शिल्पा जी की, एसबीआई फ्यूचर्स एट 609.40। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, बैंकिंग तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमने दो रिकमेंडेशन आपके पास आ गए हैं। तो अगर कोई और स्टॉक अगर यहाँ पर चार्ट से काफी बेहतरीन लग रहा है तो वो ग्रासिम है। अगर आप ग्रासिम के पैटर्न देखिए तो ग्रासिम काफी समय से 1800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ग्रासिम ने 1800 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे ग्रासिम में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1790 के रहेंगे। ऊपर की तरफ 1860 तक के टारगेट आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं, और 1820 का कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करिए, और ऊपर की तरफ 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। अब ये एक हल्की से डिप आई है बैंक निफ्टी में 46,150 से 46,100 के नीचे। मुझे लग रहा है ये एक शायद आपके लिए एक लास्ट मौका दे रहा हो बैंक निफ्टी, वो एक्सपायरी ट्रेड से पहले 3 PM मूव से पहले। प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? प्रशांत जी अनम्यूट करिए। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। कोटक बैंक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जस्ट स्पॉट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 1950 का बचा हुआ है, बट मैं प्रीएम्प्ट करूंगा इसको, और मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1915, 1915। सो ऑलमोस्ट 1.5% की रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट मैं बोलूंगा वो स्ट्रेट 2000 और 2020 का होगा, जो कि इसके नॉर्मल मेजर कंसोलिडेशन जोन के ऊपरी लेवल। 1000 की तरफ आईसीआईसीआई, तो 2000 की तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी एक बाय साइड का ट्रेड। रुचित बताइए, आप क्या पिक करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, जो पिक करना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे फ्रेश कॉल के लिए एलआईसी हाउसिंग को चूज करूंगा। अदरवाइज मैं भी 2 स्टॉक जो देख रहा था आईसीआईसी बैंक और ग्रासिम थे, बट अपार्ट फ्रॉम दीज कॉल्स एलआईसी हाउसिंग मेरे ख्याल से एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, कि जहाँ पे रिसेंटली एक टाइम वाइज करेक्शन है, कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में हमने देख लिया है। तो 380 के आसपास ही काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां से आज एक पुलबैक मूव के आसार नजर आ रहे हैं। तो 382 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ अभी खरीदारी करने की सलाह रहेगी 400 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चॉइसेस सारी की सारी पहले ही पिक हो गई, तो थोड़ी सी निराशा जो थी वो रुचित के चेहरे पे थी। बट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये पिक कर रहे हैं 388.70 पे। आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। पहले तो एक नजरिया आपका चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे। इस वक्त लीड ली हुई है एसबीआई ने और आईसीआईसीआई बैंक ने। बैंक्स पर आपका व्यू एक बहुत संक्षेप में, और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। जी, 2 चीजें मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो नतीजे आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो उम्मीद से अभी तक बेहतर ही देखने को मिले हैं, और एसबीआई भी मुझे लगता है कि अब आउट परफॉर्म करेगा। तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नए हाईज की तरफ आपको जल्दी ही दिखाई देगा। दूसरी बात यह कि एफआईज का हमेशा से जो सबसे ज्यादा रुझान इंडियन मार्केट में रहा है, वो हमेशा बीएफएसआई सेक्टर में रहा है, और जैसा हमने देखा है पिछले 5 महीने में करीब 1.5 लाख वो सबसे ज्यादा बुलिश रहे। तो ये सेक्टर तो इनफैक्ट आगे भी आउट परफॉर्म करता रहेगा, ये मेरा व्यू है। गुड आफ्टरनून। तो आपकी इस समय की स्टॉक पिक क्या होगी? मैं फार्मा सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ, और मेरी तरफ से जो बाय रहेगा वो रहेगा फार्मा 20। ये 14.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और ये जिसको निफ्टी फार्मा में ट्रेड करना हो, क्योंकि आज बिल्कुल 52 वीक हाई बनाया है निफ्टी फार्मा ने, तो 14.5 रुपए पर बिल्कुल एक नो ब्रेनर है। निफ्टी 20 को, जो फार्मा 20 के नाम से जाना जाता है, उसको बाय करना चाहिए। पहली बार ये कोई ऐसा रिकमेंडेशन हुआ है, क्योंकि बाकी सेक्टोरल ईटीएफ रिकमेंड होते रहे हैं, लेकिन फार्मा 20 हल्की से डिप आई है मार्केट में अब, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन मोमेंटम अभी भी काफ़ी शानदार है। कोटक महिंद्रा बैंक रीसेंट लो से अच्छे स्विंग्स दिखाए हैं इसने। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब 1946 पर यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, तो शानदार शानदार स्विंग यहाँ पर बन रहे हैं। आशीष जी, फिर कोटक में मार्केट क्या एज्यूम करे कि ये यहाँ पे लो बन चुका है, आगे कुछ हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करे और कोटक उस रैली में पार्टिसिपेट ना करे, पहली बात तो ये। और मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर निफ्टी है, उसने इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल निफ्टी को एज सच। तो जो इसका पिछला हाई था करीब 2060 के आसपास इसने हाई बनाया है, और काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद में अब बिल्कुल पिकअप हो रहा है। दूसरी बात यह कि नतीजे भी कोटक महिंद्रा बैंक से इस क्वार्टर में इन लाइन रहेंगे,
देंगे और जैसा दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे तो 100 रुपए का और अपसाइड अगले 1 से 3 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है कोटक महिंद्रा बैंक में। और जितना डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो सारा हो गया जिनको निकलना था, और इस लेवल पे भी बिल्कुल अट्रैक्टिव नजर आता है। कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अब कुछ ट्रेड्स जो हमारे मेहमानों ने पिक किए उससे हट के थोड़े से और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पर भी जो टिक्स आ रहे हैं उसमें इट्स बैंकिंग, आईसीआईसीआई बैंक लीड लेता हुआ, और बैंकिंग। लेकिन एक स्टॉक फ्यूचर लेके आइए आप आईटीसी। आज सुबह स्पॉटलाइट में इसका जिक्र भी हुआ था, उल्लेख भी हुआ था। ऑल टाइम हाई 488 मानस, क्योंकि ये फ्लैग का एक और बड़ा ब्रेकआउट है। मैं शायद मिडवे में अगर डिस्कशन करता या कल या परसों करता तो शायद कंसोलिडेशन का जोन कायम था, बट आखिरी के 1 घंटे में ब्रेकआउट आया फ्लैग का। इस फ्लैग के टारगेट्स आपके क्या हैं, और कोई ऑप्शन अगर आप चेस करना चाहें तो वो क्या होगा? और ये एक प्रोस्पेक्टिव भी बताइएगा, क्या क्या अगस्त का कोई ऑप्शन चेस कर सकते हैं आईटीसी में? देखिए वीरेंद्र जी, कल बात हुई थी आईटीसी पे और 480 के कॉल ऑप्शन पे एक रिकमेंडेशन था। अगर हम पैटर्न की बात कर रहे हो, जिस ब्लैक पैटर्न की आप बात कर रहे हो उसके टारगेट सेट करने हो तो वो 510 से लेकर 515 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल से भी शायद 15-20 रुपए का अपमूव आपको आईटीसी में देखने को मिल सकता है। अगस्त में आई थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो 500 वाला है वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। 13 रुपए के भाव चल रहे हैं वहां पर, तो अगस्त का 500 वाला कॉल ऑप्शन 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8.5 रुपए का। लेकिन अगर ये 520 रुपए के भाव हो गए अगर आईटीसी के, तो आपको ये इस ऑप्शन में 22 से 25 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो इस ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए आईटीसी का अगस्त का 500 वाला कॉल ऑप्शन। तो अगली सीरीज का 500 का कॉल लेकर चले। यहाँ पर भी रन काफी तगड़े गेंस का है, और आज ऑफ कोर्स साफ हो जाएगा जब एचयूएल के नतीजे आएंगे कि एफएमसीजी कंपनियों से आपने लार्जली क्या एक्सपेक्ट करना है रिजल्ट्स के लिहाज से। आईटीसी के नतीजे ऑफ कोर्स बाद में है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको तेजी की दिख रही है। अच्छा, जब से आशीष महेश्वरी ने निफ्टी 20 कहा तो मैं देख रही थी कि ओवरऑल इंडेक्स में क्या हो रहा था, क्योंकि आप नोट कीजिए दिग्गजों पर तो नॉर्मली नजरें जाती है, डॉक्टर रेड्डी, सन, सिप्ला, औरो फार्मा जैसे ट्रेड्स ये रनअवे मूवर्स रहे हैं आज के। लेकिन कुछ और काउंटर्स पर अगर आप ध्यान दें, नैटको फार्मा आप देखेंगे वहां पर 4% के गेन्स है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च 3-3.5% ऊपर, ओलंपिक जैसे काउंटर्स में काफी तगड़े गेन्स देखने को मिले हैं, सिंजीन, ग्लेनमार्क लाइफ, ये सारे एक तरफा तेजी वाले काउंटर्स हैं। टेक्निकली रुचित फार्मा में दिग्गज या फिर मिड कैप में अगर आपको कोई एक बढ़िया पिक दिख रहा है तो उस पर एक राय दीजिए। सो आई थिंक यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के साथ ही जाऊंगा लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स अच्छे हुए और सिर्फ आज एक दिन की तेजी नहीं है। रिसेंटली भी देखे तो स्टॉक ने अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिना ब्रेक किए ये तेजी कंटिन्यू रखी। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये मार्केट में हम देख रहे थे कि विद इन द सेक्टोरल मूव्स भी जो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी मेरे ख्याल से ऊपर 5500 के इनिशियल टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। 5300 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के डॉक्टर रेड्डी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं 5500 के टारगेट्स के लिए। 5500 का टारगेट। इनफैक्ट महेश्वरी जी आपने बड़ी आसान रास्ता चुन लिया कि निफ्टी 20 ले लीजिए तो सबका एक्सपोजर मिल जाएगा। लेकिन एक दो अगर स्टॉक फार्मा में जहां पर आपको अच्छा कन्विक्शन दिख रहा है, जहां पर विजिबिलिटी है अर्निंग्स की, ओवरऑल ग्रोथ की। फार्मा बीज है जो 14.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बिल्कुल एक बार आप स्क्रीन पे दिखा देंगे तो सब निवेशकों को आसान रहेगा उसमें ट्रेड करना। तो फार्मा भी चूंकि कंसोलिडेट करता है इन सारे स्टॉक्स को, इसलिए मैंने चूज किया। और फार्मा एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि अभी भी जो इसको ड्यू मिलना चाहिए था वो वेटेज अभी तक मिला नहीं। तो बिल्कुल अब समय आ गया है फार्मा स्टॉक्स को देखने का। और यहाँ पर यदि फंडामेंटली आप मुझसे पूछे तो मेरी जो पिक्स रहेंगी उसमें सन फार्मा मेरा नंबर 1 पिक है, और मुझे लगता है मैनकाइंड फार्मा अभी भी जरूर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक बड़ी जो ओटीसी और जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक स्टोरी है वो मैनकाइंड फार्मा में काफी अच्छा प्ले आउट हो रही है। और काफी इंस्टीट्यूशन हमने पार्टिसिपेशन भी इस स्टॉक में पोस्ट लिस्टिंग आता देखा है, और इस स्टॉक के लिए भी मेरा लक्ष्य करीब 2200 रुपए का एक शॉर्ट टर्म में रहेगा। बैंक निफ्टी 46,123 पर वो जो हल्की सी डिप आई थी उसमें थोड़ी सी बाइंग रिज्यूम हुई है, लेकिन अब इसको निकालना है अपना इंटरडे हाई 46,162। 46,162 अगर क्रॉस होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी शुरू होगी, जो मेरे ख्याल से और 100-150 पॉइंट की होगी बिफोर द 3 PM मूव। 3 PM मूव तो आज लग रहा है मुझे
कि शायद आएगा ही। जो जितने बचे हुए शॉर्ट्स हैं हर्षदा, आज उनकी अच्छी पिटाई होगी। और ख़ास तौर से SBI देखिए, अब SBI तैयारी कर रहा है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की, और ये शायद मार्केट को एक नया इम्पेटस प्रोवाइड करेगा। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में देखते हैं कहाँ इस समय आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उसमें ICICI बैंक, कोटक और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली उसका वेट आफ्टर HDFC बैंक और ICICI बैंक थर्ड नंबर पर है, लेकिन कोटक में मूव बड़ा है तो इसके लिए कोटक में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। HDFC बैंक थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है हालांकि, लेकिन HDFC बैंक ने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या एक्सपायरी का मूव HDFC बैंक में आ सकता है? शिल्पा जी, क्या देख के ऐसा लग रहा है कि वो बैंक निफ्टी को जो लास्ट के 300-400 पॉइंट की और तेजी जो इस समय एक्सपायरी में दिख रही है वो शायद HDFC बैंक प्रोवाइड कर दे? डेफिनेटली अनुज जी, होप तो यही है, लेकिन मेरा फिर भी अभी यहाँ पे ध्यान रहेगा ओनली SBI, ICICI। आप कोई भी लीडर देख लीजिए बैंक निफ्टी में, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे 1700 के ऊपर तो डेफिनेटली इसका एक अलग ही अपसाइड खुलेगा। लेकिन अगर मैं HDFC को भी साइड कर दूं तो लुक एट ऑल द अदर बैंक्स, मतलब ऐसा कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपको ये दिखाएगा कि ड्रैगिंग है, पर्टिकुलरली द लीडर्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 46,500, इंट्राडे 46,300, आई एम ऑल्सो होपिंग। तो यहाँ पे तेजी तो है, और HDFC बैंक 1700 लाइकली इजीली आज टच करना चाहिए, और ये सस्टेन करता है देन तो कल शायद गैपो भी खुले बैंक निफ्टी में। आई मीन ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग। 46,175 अब बैंक निफ्टी जैसे ही वो लेवल्स क्रॉस करता है एक नई तेजी शुरू होती है इसमें, और अब ये यही रहने वाला है हर्षदा। अब ये एक बार 46,200 क्रॉस करेगा तो 46,200 पर जिसने कॉल राइटिंग करी हुई है वहाँ पर अनवाइंडिंग आएगी। फिर ये ट्रेंडिंग वाली एक्सपायरी है, ये मुझे लग रहा है। और आज शायद हमारा 20,000 का टारगेट भी एक बार के लिए तो हिट कर दे। 46,183 अब बैंक निफ्टी पे, जो मेरे को 46,300 भी लग रहा है कि कंजर्वेटिव ही रह जाएगा ये, जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ शुरू हुई है इस समय। 46,180 तो हो ही गया, 82 तो हो ही गया स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा और जोर लगना है और वो लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो इस समय अच्छे खासे मोमेंटम में। हमने एक्सिस की बात नहीं की है। ICICI हो गया, कोटक हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया। अब एक्सिस आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि ये सोच रहा है मैं पीछे क्यों रहूं। तो यहाँ पर भी एक अचानक पुल अप देखने को मिला है, करीब 1% का इजाफा। प्रशांत, कोई ट्रेड? जी बिल्कुल हर्षा जी, अगर मैं एक्सिस को अभी करंट लेवल पे ट्रैक करूं तो मुझे क्लियर कट लग रहा है कि एक इसका जो अहम लेवल था करीबन 970, उसके ऊपर ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा कि क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 960 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हो, और आपके पास पोजीशन हो तो भी 960 स्पॉट में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से मैं जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 995 टारगेट 1, और यहाँ पे सस्टेन करे तो करीबन 1010 तक भी, बट 995 पे मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबली प्रॉफिट बांध सकते हो। एक्सिस बैंक बहुत ही खूबसूरत टाइम पे अगर आप देखें पिक हुआ, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 974 पैकेट हिट कर रहा है। और अभी मैं एक अच्छा अपडेट और देना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने जो कमेंट किया था ITC पे, मैं क्योंकि याद रखिएगा अगले हफ्ते से हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे, और अमूमन फिर ट्रेडर ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं कर पाते। उस वक्त अगर कोई ट्रेडर 480 की पुट बेच रहा है, क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ कि ITC की 480 की करंट मंथ की पुट बिक रही है, तो कन्विक्शन के साथ बिक रही होगी। 480 में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। कुछ देर में वो आपको पिरामिड्स दिखाऊंगा। अच्छा, ITC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अधिकतर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स हो गए। तो जरा अब थोड़ा सा PSU बैंकिंग बास्केट पे आते हैं। लेट्स ब्रिंग कैनरा बैंक। कल आज सुबह इसने लगभग 5 साल का हाईएस्ट क्लस्टर छुआ था, थोड़ा सा सिंक हुआ हायर लेवल से। शिल्पा जी, आपका PSU बैंकिंग बास्केट में PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी तक तो हमने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से बात करी, इनमें से किसी पर ट्रेड व्यू बन रहा है क्या? जी डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा तो है ही एकदम फेवरेट में टॉपिक में, लेकिन इसका ये 202 203 क्लस्टर है। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 220 तक के भी लेवल्स दिखेंगे। सेम विद कैनरा बैंक। कैनरा बैंक 345 350 जोन्स के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। अबव 350 इट इज अगेन अ क्लियर बाय टुवर्ड्स 400। लेकिन PSU की बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली SBI अभी लीड ले रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है दिस बैंक्स विल अगेन स्टार्ट फॉलोइंग अप। ये जो हर्डल्स हम लोग बात कर रहे हैं कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो भी बहुत जल्दी इसको क्लियर ही होता जाएगा। मुझे लगता है 1-2 सेशंस में आपको इसमें इन दोनों सेक्टर स्क्रिप्ट्स में भी आपको एक न्यू हाईज खुलते हुए दिखेंगे।
बिल्कुल अच्छा एक काम करते हैं, एक सेक्टर की बात कर लेते हैं जहां आज थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी नहीं काफ़ी गिरावट है एक्चुअली। टॉप लूज़र आज है एबीबी, जो करीब इस समय 6.5% नीचे है। उसके अलावा सीमेंस भी थोड़ा सा नीचे है। एबीबी ग्लोबल ने Q3 गाइडेंस घटाया है, जिसके चलते आज पूरे के पूरे सेक्टर पर दबाव है। इस पर और क्या चल रहा है बताने के लिए यतिन जुड़ गए स्टूडियो में। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो ये 6-7% की डिक्लाइन, इसका रीज़न बताइए, और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इसमें बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, जहां तक कि एबीबी ग्लोबल का सवाल है, इन्होंने अपने आज क्वार्टरली नंबर्स दिए। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने ब्रेकअप दिया। ब्रेकअप में ऑब्वियसली ग्लोबली इनके ऑर्डर इनफ्लोज में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आया है। और अगर हम स्पेसिफिकली टेरिटरीज की बात करें तो एशिया इमर्जिंग मार्केट्स में इन्होंने लगभग 1% की डिक्लाइन देखी है ऑर्डर बुकिंग में। चाइना में लगभग ऑर्डर बुकिंग 10% से गिरी है। और ऑस्ट्रेलिया में भी, जो इनका की रीजन है, वहाँ 2% से इनकी ऑर्डर बुकिंग गिरी है। ऑब्वियसली इससे एबीबी इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? एबीबी इंडिया के भी नंबर्स जो है वो शेयर हुए हैं। ऑर्डर इनफ्लोज जो इनकी लोकल करेंसी है उसमें 7% से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 4-5 क्वार्टर का, तो पिछले क्वार्टर ऑर्डर इनफ्लो लगभग 46% बढ़ा था। इसके पहले अगर आप देखें तो ऑर्डर इनफ्लो 40 से 80% की रेंज में बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। करंट क्वार्टर यानी Q2 के लिए जो कैलेंडर ईयर है, क्योंकि एबीबी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, वहां इंडिया की ऑर्डर बुक ग्रोथ केवल 7% आई है, 7%। तो एक्सपेक्टेशन बाजार में यह था कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी। वैल्यूएशंस महंगे थे, लग रहा था पिकअप होगा। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे पिकअप देख रहे हैं, शायद एबीबी को इसका फायदा हो। लेकिन जो ऑर्डर इनफ्लो जो पेरेंट ने डिस्क्लोज किया है, उससे शायद स्ट्रीट थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड है। और स्टॉक वैल्यूएशन वाइज और रनअप वाइज काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज आपको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ क्योंकि सीमेंस भी जुड़ा हुआ है क्लोजली, वही सेगमेंट्स में ये लोग ओवरलैप करते हैं, तो उस स्टॉक में भी आपको रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यतिन। 46,185 वैसे बैंक निफ्टी पर, मेरी एक नज़र वहाँ पर है। आशीष महेश्वरी जी, एबीबी इस डिक्लाइन में बाय करें क्या? क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है और मैं कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहा था, वो हर डिप में इस स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं। या पेरेंट के इस गाइडेंस के बाद आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इसको? नहीं, इनफैक्ट एबीबी की जो स्टोरी है वो तो इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी थी हमेशा से। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टोरी रही है एबीबी की। और इनफैक्ट जो आप जो उसका नंबर्स पे भी देखें तो FY22 से FY23 में डबल उनका प्रॉफिट हो गया। 500 से 1000 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि वो पहुंचे थे। तो उनके पास काफी अच्छी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है। नई बिजनेसेस, स्विचेस, मोटर, स्विच गियर्स, कई सारे बिजनेसेस में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। और जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन का एक फोकस है जहाँ लो वोल्टेज साइड में, वहाँ मार्केट लीडर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली कहीं कोई इशू है। ये सिर्फ एक नीजर रिएक्शन है उसका। और ग्लोबली तो हमें मालूम ही है कि बहुत ज्यादा कैपेक्स हो नहीं रहा है, बट इंडिया में जहां तक इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है वहां तो कैपेक्स की कहीं कोई कमी नहीं है। आप पॉलीकैब जैसे स्टॉक देख ही रहे। तो बिल्कुल एबीबी को मेरा मानना है 4000 तक यदि मिलता है कि एक आध और करेक्शन में, तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। खरीदने का मौका यहाँ पर राय साफ है। लेकिन सीमेंस और कमेंस जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। रुचित, इन पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या और सस्ते मिलेंगे ये शेयर खरीदने को? आई थिंक यस, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी ये सब स्टॉक्स में देखी है। तो रिलेटिवली थोड़े से अनवाइंडिंग हो सकते हैं पोजीशंस, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग में वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो डेली एवरेज के कंपैरेटिवली में हायर है। और जब जब ऐसे फेजेस आते हैं कि सेलिंग में बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, तो एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है। तो एबीबी के मेजर सपोर्ट जो है वो 4000 के आसपास है। तो आई थिंक और 200 रुपए का करेक्शन करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में बन सकता है। सो बॉटम फिशिंग अभी नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज एक दिन का करेक्शन है। बट आई थिंक थोड़ा और फॉलो अप करेक्शन आता है तो फिर लोअर लेवल्स पे कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स बाद में ले सकते हैं। ओके, सीमेंस पे और कैपिटल गुड्स पे आप एक व्यू सुन रहे थे। मीनवाइल बस एक 33 अंकों का डिफरेंशियल, एक जिसे कहते हैं ना गैप बचा हुआ है बिटवीन वो जादुई आंकड़ा 20,000 और 19,963 हो चुका है। मीनवाइल मैं कुछ ट्रेड स्पॉट कर रहा था। एक बार जरा प्लीज ग्लेनमार्क लेके आइएगा। ग्लेनमार्क आपकी स्क्रीन पे, और इट्स 743, 742 अच्छा करता हुआ। सिप्ला करीब 1.5% ऊपर 1044 पे। सिप्ला की कॉल लेके आइए स्क्रीन पे एक बार। सिप्ला की 1000 साइड की स्ट्राइक होगी मेरे ख्याल से। सिप्ला की 1060 की स्ट्राइक लेके आइएगा। मानस, इसने लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक महीने की राइजिंग चैनल को आज ब्रीच किया है। 1060 की कॉल 8 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है।
क्या एक और स्विंग ट्रेड के लिए पकड़ना चाहिए इस ऑप्शन को? सिप्ला पे आपका व्यू, क्योंकि अब बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। सप्लाई जोन परसिस्ट कर रहा था 15 फरवरी 2023 का, इसी जोन में 1043 पे वो पार हो गया। मानस जी जी वीरेंद्र जी, प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। सिप्ला की कॉल 1060 की 8 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है। एक महीने की राइजिंग चैनल बाइसेक्ट हुई है अभी अभी, और फरवरी 2023 का ब्रेकडाउन पॉइंट 1043 बाइसेक्ट किया है इसने। इस ऑप्शन पे आपका व्यू? देखिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है, हालांकि अभी अब यहाँ से बहुत ज्यादा मूव आपको शायद देखने को नहीं मिले। 30 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पूरा क्रैक 1175 से लेकर 850 तक था, उसको 50% के ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो शायद आपको यहाँ पर 1090 1095 तक किस तरह और देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल उस ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। 1060 का जो कॉल ऑप्शन है सिप्ला का, 9 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। बहुत पास में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 6 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में। ओके, देखिए 46,200 क्रॉस हो चुका है बैंक निफ्टी पर, और वो 46,300 वाला हमारा टारगेट अभी भी ओपन है। वो कंजर्वेटिव रहेगा वैसे। और निफ्टी में आज 20,000 शायद ना हो पाए, लेकिन कोशिश तो करेगा एक बार 20,000 तक जाने की। 19,970 सिर्फ 30 पॉइंट दूर अब उस 20,000 के फासले से, तो बहुत करीब। इनफैक्ट 3 जुलाई से हमने ये मूव स्टार्ट किया था, क्योंकि पिछली मंथ के लास्ट डे पे ये हमने 19,000 क्रॉस किया था। और उस दिन से अगर आप देख लें तो टेक्निकली 13 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे मेरे ख्याल से कुल मिलाकर, जिसमें निफ्टी ने वो 20,000 तक का ऑलमोस्ट सफ़र तय किया है। अब एक काम करते हैं, एक और सेक्टर की बात करते हैं। आज म्यूचुअल फंड शेयरों में अच्छी खासी रैली है। टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER पर सेबी, याद रखिएगा वो पुराना कंसल्टेशन पेपर सेबी ने ड्रॉप किया था और कहा था कि एक नया कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे, और इसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए शायद थोड़ा रिलीफ है कंपेयर टू द लास्ट वन। यतिन ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, तो यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। यतिन? तो देखिए, ये जो पूरा TER का मामला है, काफ़ी समय से इस पे बहुत गर्म चर्चा हो रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है सेबी के निर्णय से नाराज़ थी, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे टोटल एक्सपेंस रेशियो को कम करने पे जोर दिया गया था, और काफ़ी सारे कंपोनेंट जो TER रेशियो के बाहर होते हैं उनको एक्सक्लूड करने पे सेबी ने जोर दिया था। ऑब्वियसली TER रेशियो के कम होने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट होता है, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ ड्राइवर है और जो कैपेबिलिटीज़ है उन पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट आता है। तो ये व्यू था इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंट किया गया। पिछली बोर्ड मीटिंग में सेबी चेयरपर्सन ने भी कहा कि एक पॉजिटिवली सरप्राइज जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए रहेगा TER के मामले पे। और हमारी जानकारी के हिसाब से, और हमको सूत्र जो बता रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, कि बहुत जल्द इसी हफ्ते या 1 वीक के टाइम फ्रेम में ये TER रेशियो का जो कंसल्टेशन पेपर है फिर से एक बार फ्लोट किया जाएगा। और इस टाइम शायद राहत के फ्रंट पे STT और GST, जो कि पुराने कंसल्टेशन पेपर में प्रपोजल ये था कि TER रेशियो का हिस्सा रहें, उसको बाहर रख सकते हैं। और दूसरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की मांग थी वो ये थी कि जो TER रेशियो है वो AMC लेवल पे लगे, ना कि स्कीम लेवल पे, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चलाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है टेक्निकली TER रेशियो मैनेज करना स्कीम लेवल पे। तो AMC लेवल पे इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन किया था कि AMC लेवल पे वो TER रेशियो का कैलकुलेशन हो। तो शायद इस कंसल्टेशन पेपर में इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए, और शायद एक पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पिछले कंसल्टेशन पेपर के वर्सेस एक बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। और शायद इसीलिए पूरे के पूरे AMC स्टॉक्स से भी बोर्ड मीटिंग वाले दिन भी और आज के दिन भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तगड़ी तेजी। और HDFC AMC मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर है 2515 के लेवल्स पर। आपको याद होगा आज सुबह में क्विक सिंगल में आशीष बहेती ने इसको पिक किया था, और उनका टारगेट 2470 के आसपास का था, जो हिट हो चुका है, और उसके ऊपर वो ट्रेड करता हुआ काउंटर। तो अभी भी स्कोप यहाँ पर और तेजी का बन रहा है। इतनी बढ़िया मार्केट में तेजी, तो ऑफ कोर्स ये AMC कंपनियों को भी कुछ फायदा मिलेगा। और ये दूसरी खबर है जो आप कह सकते हैं सोने पर सुहागा साबित होगी। कुछ एक्सपोजर आप आशीष महेश्वरी ले रहे हैं क्या इन एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में?
बिल्कुल, यदि ये टीईआर वाला मैटर डिफर हो जाता है या इसको रिकंसीडर होता है तो एक इनफैक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा एएमसीज के लिए, क्योंकि यदि उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट होता तो 20 से 25% का प्रॉफिट में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, तो वो थोड़ा नेगेटिव था। बट मुझे लगता है कि यदि ये नहीं आता है तो काफी पॉजिटिव रहेगा और कंपनियां काफी अच्छा हमने देखा परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में भी और एज वेल एज उनके एयू में भी जिस हिसाब से सॉलो हो रहे हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो मेरी टॉप पिक रहेगा वो एचडीएफसी, एएमसी और नाम निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट रहेंगे। ओके अच्छा, एक बार जरा आप बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, एक बार जरा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। और इसमें एक स्टेयर केस फॉर्मेशन बन रहा है हर्षिता, जिसमें मतलब मार्केट चलता है, उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, फिर चलता है, फिर एक कंसोलिडेशन, और अब एक और कंसोलिडेशन आ रहा है। 46,200 क्रॉस किया हमने, 46,214 पर आए। अब हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं 46,158 पर। एक बार जरा आप आज की ही एक्सपायरी की 46,200 कॉल देखते हैं एक बार, कहाँ पर ट्रेड कर रही है 46,200 कॉल। मेरे ख्याल से 50 रुपये के करीब होनी चाहिए। और ये एक चेसिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर चाहें ट्रेडर्स तो वो देख सकते हैं इसको। हाँ, ये एकदम 50 रुपये के आसपास है। और ऑब्वियसली एक रिस्क है इसमें कि मार्केट में अगर रिवर्सल आया तो, लेकिन देख के लग नहीं रहा स्क्रीन की रिवर्सल आएगा। आज मुझे लग रहा है कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर मार्केट बंद होगा और ये एकदम तैयार है यहाँ से शायद मूव करने के लिए। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है बैंक निफ्टी में 46,140, लेकिन आज मिड कैप में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। मिड कैप इंडेक्स आज इनफैक्ट 60 पॉइंट ही ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन 1.2:1 का है। तो ये एक थोड़ा सा, खैर बीच बीच में ऐसे मामले रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा है यहाँ पर। आईटीसी वापस लेकर आई है अब एक बार जरा 493 फ्यूचर्स में, ये मतलब 500 बहुत जल्दी क्रॉस होने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर। आशीष महेश्वरी, यहाँ पर एक वन वे रैली रही है। मैंने सुबह भी एक सवाल पूछा था हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से कि अगर इस बार आईटीसी डिक्लेयर कर दे कि वो बोर्ड मीटिंग में डीमर्जर भी कंसिडर करेगा, तो क्या 500 की प्राइस में अब ये प्राइस्ड इन है या 550 हो जाएगा फिर? इनफैक्ट डीमर्जर और नो डीमर्जर, मुझे लगता है जो अभी मेजर प्ले है वो एफएमसीजी की स्टोरी मेजर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगेन यदि आप इंडिया पे बुलिश हो और एफएमसीजी आपका इनवर्ड लुकिंग सेक्टर, इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर है, तो इस सेक्टर पे तो आपको बुलिश होना ही है। और यही रीजन है इनफैक्ट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी अब अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे ऑलरेडी आ गया है। और मेरा मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी आईटीसी आउट परफॉर्म करता रहा है। अब देखें तो 15,000 करोड़ से उनका प्रॉफिट करीब 19,500 करोड़ का लास्ट ईयर हुआ और इस बार उम्मीद 22,000 करोड़ के आसपास की जा रही है। तो परफॉर्मेंस भी कंपनी का काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये क्वार्टरली नंबर्स भी काफी बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि जो भी उनके बिजनेसेस हैं, इनफैक्ट सारे बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि एफएमसीजी का जिक्र हुआ है, ऑफ कोर्स आईटीसी आज का टॉप परफॉर्मर, लेकिन मैं देख रही थी वायदे बाजार में दूसरे काउंटर्स का क्या हाल है और वहां पर काफी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आईटीसी ऑफ कोर्स टॉप ट्रेडेड है। उसके बाद आप देखिएगा एचयूएल में नंबर से पहले इंटरेस्ट, गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी, मैरिको में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिले हैं। तो ये पूरा पॉकेट जो है दरअसल आज फोरफ्रंट पर आता हुआ और यहाँ पर खरीदारी की है लोगों ने। गाबा साहब, एफएमसीजी कंपनियों में आईटीसी को छोड़कर बाकी प्लेयर्स पर अगर आपकी नजर गई हो तो आपका प्रेफर्ड ट्रेड इस समय क्या रहेगा? बिल्कुल गई है, वो है टाटा कंज्यूमर। ट्रेड करा है 869 के आसपास। सेटअप सही है, ये मैंने निकाल के रखा था, जब कोई पूछेगा तो जरूर दूंगा। 864 का स्टॉप लगा चाहिए टाटा कंज्यूमर, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन दे दीजिए, 880 पॉसिबल है। तो टाटा कंज्यूमर सर्टली ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त, स्लो क्रीपिंग है, वो है गोदरेज कंज्यूमर। 1059 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल तक 1080 पॉसिबल है और स्टॉप होगा 1050। ये भी स्टॉक मैंने बीटीएसटी के तौर पर निकाल के रखा था। गोदरेज सीपी आपकी स्क्रीन पर 1060 के स्तर पे प्रकाश सर के प्रेफर्ड पिक्स में। मीनवाइल निफ्टी की दूरी अब मात्र 20 अंकों की, यानी गुंजाइश 20,000 को छूने की बहुत बढ़ती हुई। 30-40 अगर आप देखें मिनट अभी बाकी है हमारे पास, तो वक्त की कोई कमी नहीं है और बस अंक होगा 19 अंकों का फासला रह गया है। अच्छा, एक बार आशीष महेश्वरी जी जरा कैनफिन होम्स को देखिए। आज सुबह हम मैनेजमेंट से मुखातिब हो भी रहे थे, बातचीत कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि लग्जरी प्लस आई थिंक जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर्स में झलक भी रहा था वो, एनआईएम्स इनके स्ट्रांग रहे
और ये बेस्ट एनबीएफसी थी HFCs की कैटेगरी में। आपका व्यू 836 पर अभी और कितना अपसाइड बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा स्विंग दिया है इसने, मतलब अप्रैल में इसका भाव था करीब 520, नाउ इट्स 836। कैन फिन होम्स की बात करो डायरेक्टर साहब, आपका व्यू इस स्टॉक पे? इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस पे यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परफॉर्म किया है स्टॉक वो कैनफिन होम्स ही रहा है, और नंबर्स भी इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे पहुंच भी गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आज मैं भी सुन रहा था आपके शो में, जब आप मैनेजमेंट से डिस्कशन कर रहे थे कि जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अब होम लोन के जो रेट्स है वो काफी स्टेबल हैं, और उसके बावजूद भी यदि वो मार्जिन में इंप्रूवमेंट करके दिखाते हैं तो वो काफी एनकरेजिंग बात है, और यही मार्केट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इनफैक्ट स्टॉक पे लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। कैनफिन होम्स 974। अच्छा, वो आईटीसी एक बार फिर से लेके आइए घुमा के। देखिए, यहाँ तक लाने में कल के उस 800 के, मैं इसलिए आईटीसी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि जब कल मैं अनुज और मैं क्लोजिंग कर रहे थे, आईटीसी, इट वाज आईटीसी जिसने आपको 19,800 की रेंज में एंटर कराया था अलॉन्ग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। अनुज, कल हम इनफैक्ट बात भी कर रहे थे उस वक्त, और मैं स्क्रीन पे जो डेटा दिख रहा हूँ अनुज, मतलब इस एक्सपायर होने वाले मंथ के पुट राइटर का कन्विक्शन कह रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। एक रिस्क भी था इसमें कि गवर्नमेंट अपना स्टेक ऑफलोड ना कर दे, बट द काइंड ऑफ इवेंट्स जो लाइंड अप हैं आईटीसी के लिए भविष्य में, क्या लग रहा है? आई मीन, एक आईटीसी पर इन्वेस्टर ने पैसा भी बनाया जिसका कन्विक्शन था। 200 का स्टॉक आज 500 के रेंज में खड़ा है। बहुत लोग इस पे गलत साबित हुए, मीम्स बने। आगे की अप्रोच क्या होगी, और आगे 1 साल की 6 महीने की डगर लगती कैसी है आईटीसी के लिए? बीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, डी मर्जर एंड नो डी मर्जर। मैं आईटीसी पर बहुत बुलिश रहा हूँ। पिछले क्वार्टर के बाद जब नंबर्स आए थे तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से तब 390-410 पे था। मैं और आशीष डिस्कस कर रहे थे उस दिन कि सारे ब्रोकरेज के टारगेट 450-460 के थे। मैंने कहा ये टारगेट्स तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, और इवेंचुअली अगले 2 साल में मेरा व्यू है कि आईटीसी एक 4 डिजिट स्टॉक होगा। ये देखिए, जब ये इसकी ट्रैजेक्टरी वही है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2013 से लेकर 2018 की ट्रैजेक्टरी थी। 2003 से 2013 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ नहीं किया था। उस समय इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था, तो इसके लिए इतने मीम्स नहीं बनते थे, मतलब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, तो इतने मीम नहीं बनते थे उस समय। लेकिन लीवर ने वही किया था, और उसके बाद जो उसने 3 साल में पूरी की पूरी अपनी अंडर परफॉर्मेंस रेक्टिफाई की, ये चीज़ जानकर लोगों को हैरानी होगी कि अगर आप 20 साल का चार्ट ले लेंगे तो आईटीसी ने लीवर को फिर भी आउट परफॉर्म किया है। एक वो काफ़ी समय की एक अंडर परफॉर्मेंस रही आईटीसी की, लेकिन अब उसको क्लियरली अब रूल आउट कर रहा है। आज सुबह भी हमारी स्पॉटलाइट में था, जबकि कल चला था तब भी हमारी स्पॉटलाइट में था ये, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ रहा था यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर बड़ा मूव आ रहा है। देखिए, अब नियर टर्म मूव की जहाँ तक बात है, नियर टर्म में ये मार्केट मान के चल रहा है कि अब अनाउंसमेंट आ जाएगी कि अगली बोर्ड मीटिंग के साथ हम डीमर्जर भी करेंगे। ये मार्केट मान के चल रहा है, और इस एक लेवल तक मार्केट शायद इस इवेंट को प्राइस इन कर लेगा। लेकिन एक समीर अरोड़ा एक चीज़ कहते थे कि मार्केट में जब बड़े इवेंट्स होते हैं ना, वो तब तक प्राइस इन नहीं होते जब तक एक्चुअली नहीं हो जाते। तो वो जिस दिन एक्चुअल होगा उस दिन चाहे किसी भी रेट पर आईटीसी हो, वहाँ से आपको एक बार 40-50 रुपए की रैली और दिखाएगा। उसके बाद भले थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन ये आईटीसी का कमाल है कि निफ्टी को काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ले गया था वो 20,000 की दहलीज तक। थोड़ा सा रिट्रीट हुए वहाँ से, लेकिन आईटीसी पर मैं मतलब जैसे एक मेरा व्यू रहा है, ये रैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो यूक्रेन वॉर के बाद। यूक्रेन वॉर के बाद वो जो लोगों का ईएसजी को लेकर एक नजरिया था ना, वो पूरा चेंज हो गया था। ये इंडिया में नहीं हुई है सिर्फ रैली ऐसे स्टॉक्स में, बाय द वे सिम स्टॉक्स में एक रैली अदरवाइज भी हुई है, मतलब इवन आउटसाइड इंडिया हुई है, और हम उसी का एक हिस्सा थे। अब तो खैर ऑफ मार्केट की जो चर्चा है वो पूरी की पूरी डीमर्जर को लेकर है ऑब्वियसली, और वो लगभग ऐसी तैयारी हो रही कि कभी भी हो सकता है, और उसी की उम्मीद में ये स्टॉक का पलक झपकते आपको 500 पर दिखाई भी देगा, इसीलिए वहां पर आपको ऊपर के टारगेट्स आते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिला है, या फिर आज के पूरे दिन देखा गया है। आप एक बार पॉलीकैब का ट्रेड रिकंसिडर कीजिए, कंसिडरिंग 3 ट्रेडिंग सेशंस में, और इस हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा, एक लगातार फर्राटेदार तेजी देखने को मिली है, और ये स्टॉक अब कोशिश कर रहा है 4600, इनफैक्ट 4612 कुछ ही देर पहले इसने छुआ भी था, उस तरफ बढ़ने की।
प्रशांत, आप क्या फ्रेश ट्रेड लेना चाहेंगे पॉलीकैब में? जिस तरह का रन देखने को मिला है 20% 7 ट्रेडिंग सेशंस में, और लार्जली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही वो कमाल देखा गया है। जी हर्षा जी, एक्चुअली अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो, और इसके में कोई इन द मनी यानी डीप इन द मनी ऑप्शन को भी ट्रैक करूं, तो आपको दिखेगा कि ये गैप अप में ही अगले दिन करीबन पिछले 3 दिनों से 70, 80, 100 पॉइंट तक भी दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्ट्रेच्ड है, इस लेवल पे मैं बाय रेकमेंड कर नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट इस स्टॉक में कोई भी डिप मिल जाए जो आपको 4450, 4500 लेवल तक आए, तो मुझे लग रहा है आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और मुझे लग रहा है ओवरऑल, जैसे कल अनुज जी ने कहा था, ये पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए जो कभी भी मार्केट करेक्ट हो, पिक आपको करने मिले तो आपको ये पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। अगले 2 से 3 सालों में मुझे लग रहा है दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स। कल हश्ता हुआ क्या, मैं कल घर पे बैठा था, शाम को बारिश हो रही थी, तो कुछ हमने एक कुछ वो वायरिंग का काम चल रहा था, तो वो ऑर्डर किया था, तो बाई चांस वो पॉलीकैब का ही आया। तो कल मैं वैसे ही खाली बैठा था, मैंने सोचा चलो एक रील बना देता हूँ। मैंने एक रील रिकॉर्ड कर ली और उस रील पे ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ आ गए। मतलब मुझे हैरानी हो गई कि ऐसा क्या। मैं सिर्फ इतना बोला कि पॉलीकैब में इतनी बड़ी रैली का रीज़न क्या रहा है। और मैंने एक चीज़ की, ये मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन का इकलौता स्टॉक होगा जो अर्निंग्स के अंदर गया एकदम स्ट्रेंथ के साथ। 15% प्री रिजल्ट रैली हुई। परसों रिजल्ट आए थे, परसों रिजल्ट आने के बाद चला 4%, कल चला 5%, कल वायदा का टॉप गेनर था, और आज बैन में होते हुए फिर चला है। 1 महीने में 30% की रैली आ गई। और इसमें पिछले महीने वो 3500 रुपए पे था जब वो ब्लॉक डील की चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। इसके लिए मैं ये कहा था कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन इस लेवल पे चेज नहीं कर सकते। मैं इस लेवल पे बहुत डर लग रहा है मुझे। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए इवन अच्छे से अच्छे स्टॉक्स करेक्ट होते हैं। 30% की रैली आ गई, 10% का करेक्शन आ भी जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, और आनी भी चाहिए। वरना मतलब एक वन बेस तरीके से पैराबोलिक जब मूव्स आने शुरू होते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की लगता है। लेकिन वीकनेस तो कहीं नहीं है स्टॉक में। अच्छा, पॉलीकैब ने तो अच्छे मूव्स दिखाए ही हैं आशीष महेश्वरी जी, लेकिन हैवेल्स ने भी चलना शुरू किया है। और आज हैवेल्स के नंबर्स आए तो उसमें केबल और वायर के नंबर तो अच्छे लग रहे हैं। लॉयड एक ऑब्वियसली उनके लिए एक पेन पॉइंट रहा है, शायद वो अब रिग्रेट भी करते हैं उस एक्विजिशन को, लेकिन हैवेल्स पर क्या भी होगा। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो पॉलीकैब की आप बात कर रहे थे, तो आप देखिए उनके पास में 25% मार्केट शेयर हो गया है अभी वायर एंड केबल का। तो इंडिया जैसी कंट्री का यदि 25% मार्केट शेयर आप किसी एक सेगमेंट में ओन करते हो तो आप वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, इसमें आप एक शेयर होल्डिंग पे नजर डालिए तो 66% पॉलीकैब के शेयर्स प्रमोटर के पास में है, करीब 20% यहाँ पे एफआईआईज और डीआईज के पास में। और मुझे लगता है ये जो अभी रैली हुई है इसमें के बाद में सिर्फ 10% से कम होल्डिंग रिटेल के पास रह जाएगी। तो इनफैक्ट ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसका भाव तो अब आगे जाके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक की इसमें काफी कम रहेगा एज सच। जहां तक हैवेल्स की बात करें तो कोई बहुत एनकरेजिंग नंबर नहीं थे, और इसकी बजाय मैं देखना चाहूंगा अपार इंडस्ट्रीज को, जिसके स्टॉक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और वो भी केबल के साथ में दूसरे अलाइड बिजनेसेस में भी जो उनके हैं वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपार में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरी पिक हैवेल्स की बजाय अपार यहाँ पे रहेगी। ओके, तो आगे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। अपार इंडस्ट्रीज एक मौका दे रहा है, उस पर उसको रिविजिट कीजिए। और ऑफ कोर्स डिप्स पर मिले आपको पॉलीकैब तो वो एक डेफिनेट बाय है। अच्छा, इस बीच जेंसार के नतीजे आ गए हैं, मार्जिन्स में इजाफा है और अच्छा खासा इजाफा है। 14.5% के मार्जिन्स 18.8% पर आए हैं, तो वो एक अच्छा नंबर है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 119 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ पर आया। स्टॉक में जो नरमी थी वो कम होती दिखाई दे रही है, डे लो से रिकवरी आ रही है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो भी इंप्रूव होकर करीब 1227 करोड़ पर आया, लेकिन 1213 से 1227 करोड़ आया, उतना ज्यादा इजाफा नहीं है। ऑपरेशनली आप देखेंगे बिट्टा में करीब 176 करोड़ का वो नंबर आया है 230 प्लस के आसपास, लेकिन मार्जिन्स में बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है और नियरली 4% से ज्यादा की ग्रोथ इनफैक्ट मार्जिन्स में क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने की है डिलीवर। हालांकि स्टॉक अभी भी इनिशियल लेवल से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी 444 के आसपास ही ट्रेड करता होगा। अच्छा, बैंक निफ्टी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया पिछले कुछ मिनटों में, एकदम से नीचे आया, ये लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन 46,150 तोड़ने के बाद जो पिछला पिवट था वहाँ रुका नहीं है, वो जो स्टेयरकेस फॉर्मेशन था, और इसके लिए वो जो एक बहुत ही बड़ी ट्रेंडिंग एक्सपायरी वाला मूव बन रहा था वो शायद अब फिजल आउट हुआ है यहाँ पर। और निफ्टी भी देखिए 19,980 तक जाकर 19,940 पर आया, तो
ये 20,000 जैसे मार्कर्स जो है ना, ये हर्षदा गैप अप के साथ ही निकाले जाते हैं। इंट्राडे में इनका निकलना थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने सौदे बना के रखते हैं, वो उन्होंने सेल ट्रेड्स लगा रखे होंगे और वो शायद ट्रिगर हुई हैं। और इवन बैंक निफ्टी भी पिछले कुछ मिनटों में अच्छा खासा नीचे आया। इनफैक्ट एक बार ज़रा बैंक निफ्टी लेकर आइए, और मेरे ख्याल से शायद HDFC बैंक ने थोड़ा इम्पैक्ट दिखाया इंट्राडे में यहाँ पर। और इस घंटे के मूव्स देख लेते हैं कहाँ पर इस समय थोड़े से नेगेटिव मूव्स आ रहे हैं। हाँ, HDFC बैंक ने थोड़ा तंग किया है बैंक निफ्टी को। इवन SBI भी हायर लेवल से थोड़ा नीचे आया है, ICICI बैंक भी, लेकिन ठीक है, 46,000 आ गए वापस अब हम। तो वो जो ट्रेंडिंग मूव बन रहा था वो थोड़ा पंचर हुआ है यहाँ पर। इनफैक्ट काफ़ी एग्रेसिवली ऑफ डेज हाई लेकर आई एक बजरा बैंक निफ्टी को, और काफ़ी एकदम अग्रेसिव तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है। इनफैक्ट 200 पॉइंट करेक्ट हो गया। 200 पॉइंट करेक्ट हो गया। 46,200 का हाई था और अब हम 46,000 पर आ गए, तो 200 पॉइंट एकदम से हाई से लो पर आया ये 45,982। चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं उसकी शुरुआत कर लीजिए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा जी बताइए ट्रेड आपकी। जी अनु जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा कंज्यूमर, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम है जहाँ पे 880 से 900 जोन्स हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे 880 का कॉल ऑप्शन रफली अभी 9 रुपये 10 रुपये के बीच अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 6 रुपये का लगाइए। टारगेट्स ऑफ 15, 18 एंड 21 इंटैक्ट है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर कुछ देर पहले गावा साहब भी इस पर एक बाय कॉल दे रहे थे। 880 का कॉल लेकर चले और यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये है शिल्पा की पसंद। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार? देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए लुपिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप लुपिन के पैटर्न देखिए तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए। तो लुपिन के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 946 के भाव चल रहे हैं, 934 के स्टॉप लॉस से लुपिन के फ्यूचर में खरीदारी करिए और 970 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 950 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 7 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और 20 रुपए के टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, ल्यूपिन की कॉल ऑप्शन फार्मा स्टॉक्स में मूव है, इसमें कोई राय नहीं। अगर बैंकिंग में मूव था, उसके बाद एक फार्मा ऐसा स्पेस है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। 4 के चमत्कार विकास जी देंगे। विकास बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पे नैटको फार्मा पे मेरा ध्यान है। अगर मैं इसके डेली चार्ट को देखूं तो ये 750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम इन्वेस्टमेंट पिक देखते हैं तो एक बार मंथली चार्ट पे अगर देखें तो पिछले बार काफी वक्त बाद पिछले महीने हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुए, यानी एक मंथली 20 दिनों के एवरेज, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर एवरेज, और अभी उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे हैं। बायोसिमिलर्स में ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पे 754 पे मेरा बाय रिकमेंडेशन होगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 710 710, और जो पोजिशनल टारगेट मेरा होगा वो 845 का होगा, 845। ओके, नैटको फार्मा यहाँ पर आपको बाय करना है 5.5% ऊपर इस समय स्टॉक का। आशीष जी, मिड कैप फंडा। मेरा मिड कैप स्टॉक आइडिया रहेगा DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है कंपनी का, और कंपनी का जो 5 वर्टिकल है, शुगर, अल्कोहल, रेयन, कंटेनर, और जो नया एडिशन हुआ है वो है आर्मर व्हीकल, जो डिफेंस को सप्लाई करते हैं। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो 111 रुपए का रेट है। कंपनी का जो मुनाफा है, हमने देखा पिछले साल से में 11 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने लास्ट ईयर किया, और इस साल मेरा अजम्पशन है कम से कम वो मुनाफा 60 करोड़ का होगा, क्योंकि अल्कोहल का जो बिजनेस है और जो डिफेंस सप्लाईज है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज में 111 रुपए पर बाय करने की सलाह है। जो लक्ष्य स्टॉक का करीब 130 रुपए का अगले 6 महीनों में रहेगा। नहीं, शायद हम वो सही वाला शेयर दिखा नहीं पा रहे हैं, उसको फिर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक मैं फटाफट से वो ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। टाटा कंज्यूमर पर एक बाय कॉल पहले शिल्पा ने दिया था आपको, 880 का कॉल मेरे ख्याल में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। जी हाँ, वो 12 रुपए पर है। 15, 18 और 21 के लेवल्स इन्होंने आपके सामने शेयर किए हैं। फिर लुपिन पर एक बाय कॉल आया मानस की तरफ से, 970 के लिए एक मौका इधर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। नैटको फार्मा पर बुलिश है प्रशांत, 845 का टारगेट, और DCM पर भी एक राय तेजी की बनती हुई इस समय
आशीष महेश्वरी की तरफ से। चलिए, ये वो ट्रेड्स जो इस समय आप लेकर चलें। मार्केट स्टेडी है, डे हाई के से ज्यादा दूर ही नहीं, लेकिन हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। निफ्टी आपके सामने 19,947 के आसपास ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक 350 से 370 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। 46,000 के ऊपर ही ट्रेड बना है। चलिए, अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की, और इसमें कुछ खास कंपनियां हैं जो आपके सामने, जिसका हम पोल लेकर आएंगे। अल्ट्राटेक, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर नजरें रहेंगी। इनफैक्ट कल के लिए बड़ा दिन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आने वाले हैं और कल सुबह तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगा क्योंकि कई आज दोपहर में जो नतीजे आएंगे उस पर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन पहले अल्ट्राटेक की बात कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो ये कल है बड़ा दिन, सच्चों में बड़ा दिन है, जहाँ सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी, एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी, इन्फोसिस यानी देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इन सब के नंबर्स का रिएक्शंस या नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अल्ट्राटेक के नंबर्स, जहाँ पर जो सीमेंट कंपनियों का बेलवेदर है, तो उसके नंबर्स के हिसाब से आप चलेंगे। आय फ्रंट पे 15% बढ़त का अनुमान, 17,374 करोड़ रुपए की आय रह सकती है। मुनाफा 1,665 करोड़, 5% के आसपास की बढ़त का अनुमान है। 1,582 करोड़ रुपए के सामने ये मुनाफा आने का अनुमान है। इबीटा तो बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन बिकॉज ऑफ डिनोमिनेशन थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब 18.5% के आसपास का मार्जिन रहेगा, 20-20.5% के सामने मार्जिन का नंबर होगा। और इबीटा जो होगा 3230 करोड़ रुपए, जो कि 3,094 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वॉल्यूम। 20% की कंसोलिडेटेड वॉल्यूम में एक बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। रफली 20 मिलियन टन या 30 मिलियन टन के आसपास की बढ़त रहेगी। ग्रे सीमेंट में बिक्री करीब 20% बढ़ने का अनुमान है और भारत में कुल बिक्री करीब 20% के आसपास बढ़ने का अनुमान कंपनी लगा रही है। इसके अलावा क्योंकि अब डिमांड गोइंग फॉरवर्ड मॉनसून की वजह से थोड़ी स्लगिश होती है, लेकिन दोबारा पिकअप करती है मॉनसून के बाद, तो थोड़ा सबड्यूड क्वार्टर तो रहेगा ही आने वाला। लेकिन कमेंट्री कैसी है, क्या डेवलपमेंट है, कैसी कैपेसिटीज ऐड कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन ये बेलवेदर है, तो देखते हैं इसके बाद पूरा सीमेंट स्पेस कैसे कामकाज करता है नंबर्स के बाद। ओके, तो ये अल्ट्राटेक से एक्सपेक्टेशन। और एक बार स्टॉक दिखा दीजिए, इस पर एक टेक व्यू लेते हैं। रुचित, बताइए अल्ट्राटेक। स्टॉक सपोर्ट के आसपास डेफिनेटली ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्टॉक जब भी करेक्शन देता है, करेक्शन जब भी आता है स्टॉक में, तो इसका 20 DMA स्टॉक को सपोर्ट एक कर रहा है और वो अभी 8150 के आसपास प्लेस्ड है। तो डाउनसाइड काफी लिमिटेड कर लग रहा है। अगर 8150 का लेवल प्रोटेक्ट कर सकता है तो मे बी हम नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव में फिर से प्रीवियस स्विंग हाई 8500 की तरफ एक पुलबैक मूव स्टॉक में देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे नो, आई थिंक नो काउंटर ट्रेड्स लेने में नो ज्यादा फेवरेबल है। चलिए, फिर ये हो गई अल्ट्राटेक की बात। अशोक लेलैंड, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें सुमित? अशोक लेलैंड केस में इस बार डिफेंस की साइड थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा, तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस के सामने डिफेंस स्पेस भी होगा, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज वहां पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। ओवरऑल अनुमान आपकी स्क्रीन पर आएगा। रेवेन्यूज 11-11.5% बढ़ने का अनुमान है। 8,052 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा। 355 करोड़ रुपए का मुनाफा एक बहुत छोटे बेस के सामने आएगा, इसीलिए वो करीब 3-3.5 गुना बढ़कर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन दोगुने होंगे, 4.5% के सामने 8.5% इस बार, और मुनाफा और एबिटा फ्रंट पर भी 320 करोड़ से 704 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर रहेगा। तो मुनाफे फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर लो बेस, जिसके सामने एक बड़ा नंबर आपको इस तिमाही में देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे भी अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग रहने का अनुमान है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस 4% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही के अंदर। 41,329 करोड़ रुपए, 41,329 यूनिट के आसपास कंपनी ने बेची है। एबिटा मार्जिन, क्योंकि पिछली बार इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट था, इस बार वो खत्म हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल और रियलाइजेशन बेटर है नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च से या प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होने से, तो उसकी वजह से भी कंपनी की एबिटा के अंदर एक अच्छी बढ़त आते हुए दिखाई पड़ेगी। और वैसे भी जो बड़े हाउसेज हैं वो ये मान रहे हैं कि सीवी स्पेस के अंदर एक अच्छा पिकअप भी आया है। तो सीवी स्पेस का टेलविंड प्लस डिफेंस के ऑर्डर्स, इन दोनों का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स में रहेगा और अच्छे नंबर आप अशोक लेलैंड में वाई बेसिस पे मान के चल सकते हैं। ओके, अशोक लेलैंड में भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। गाबा सर, अशोक लेलैंड अभी कुछ मूव बाकी है या फिर अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? नहीं, अब भी वो बाकी है अशोक लेलैंड में, क्योंकि अशोक लेलैंड का जो ब्रेकआउट मिला है 169 के आसपास मिला है, उसके ऊपर करीब 6 या 7 दिन की ट्रेडिंग हुई है और आज भी मूव अच्छा है। अब लगता है कि शायद साइडवेज है 4 मूव से, लेकिन वो पॉज मूव है, इस पर ट्रेंड गैदर कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 174.75 पर। मुझे लगता है 180 तक जा रहा है अशोक लेलैंड, स्टॉप होगा 172, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। यस, इट्स अ बाय अशोक लेलैंड। ओके, इट्स अ बाय अशोक लेलैंड। ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले एक बार टाटा कंज्यूमर ले आइए। शिल्पा जी की जो कॉल थी वो अब स्टॉक डे हाई पर 873 पर, 880 की जो उनकी कॉल थी
मेरे ख्याल से वो अच्छी खासी ग्रिप में होगी इस समय। 873 इस समय स्टॉक का प्राइस। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़ेंगे। वेलकम बैक। मार्केट में 3 PM मूव कुछ खास नहीं, 46,100 की तरफ वापस बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ 19,961 पर निफ्टी। आनंद टंडन जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। आनंद, गुड आफ्टरनून। एक वन वे मूव मार्केट में इस महीने की जब हमने शुरुआत की थी तो हम 19,000 पर थे। अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है, हम 20,000 क्रॉस करने वाले हैं निफ्टी पर। और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक वन वे तेजी। अब मार्केट को देखकर थोड़ा डर लग रहा है या फिर ये मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा आपके हिसाब से? देखिए, मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज है जैसे आपने कहा, तो डर तो आपको हर समय ऐसा लगना, डर नहीं लेकिन एक आपको थोड़ा सहूलियत बरतनी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का वन वे मूव होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी फ्रंट लाइन में ऐसा कुछ बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन जरूर स्ट्रेच होने लगे हैं। पहले अगर आप अगले साल का वैल्यूएशन देखें तो ऑलरेडी 21-22 के आसपास चल रहा है। उसके अगले साल का जो है मार्च 25 का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो अभी 18 से ऊपर हो चुका है। तो ये लेवल जो है, इस लेवल पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई बहुत ज्यादा सस्ती शेयर आपको नजर नहीं आ रही। और हो सकता है कि कहीं भी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई कंपनी में परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट हो तो गिरावट शेयर प्राइस में ज्यादा होगी इस वक्त। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी। थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इस समय जो आनंद एक स्टॉक जिसमें ज़बरदस्त मूव आए हैं पिछले कुछ दिनों में वो है ITC। अब ऑलमोस्ट 500 के करीब। यहाँ पर क्या करें इन्वेस्टर्स? ऑब्वियसली 200 पर इसने इतना टाइम बिताया, इतने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब चलना शुरू हुआ है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ क्या भी होगा आपका? इसमें देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन ड्यू है, कंपनियां स्प्लिट होंगी और हमेशा जब भी कंपनी थोड़ा सा फोकस हो जाती है और 3-4 बिजनेस के बजाय एक अलग अलग कंपनियां बन जाती हैं तो उसका सम ऑफ पार्ट्स हमेशा ओवरऑल कंपनी से बेहतर ही परफॉर्म करता है। तो अनुमान यही है कि अगर आप कंपनी को आप 3 भाग में बांट दें, अभी फिलहाल तो एक ही कंपनी निकलने की बात हो रही है, लेकिन आगे जाके होटल और FMCG दोनों अलग हो सकते हैं ITC से। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली यहाँ से भी वैल्यूएशन आपको काफी बढ़िया बन सकता होगा, क्योंकि होटल में स्पेशली इस साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए और स्टेपल्स एक्सेट्रा भी काफी अच्छा करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। अभी तक ITC में प्रॉब्लम ये था कि एक क्षेत्र से पैसा निकलता था और दूसरे में जाके डूब जाता था और उसमें अर्निंग्स कोई खास दिखाता नहीं था कि परफॉर्मेंस कहाँ आ रहा है। अब जो है तीनों क्षेत्रों में मेरे हिसाब से कैपिटल एलोकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस ITC की बाकी कंपनियों से अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा कम है। थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि सिगरेट कंपनी है, लेकिन फिर भी कैश अप अभी भी थोड़ा सा बाकी है। अच्छा आनंद जी, वाकई शुरुआत में मार्केट के टेक्सचर पर आपने कमेंट किया, ITC की बातचीत हुई अभी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेस की जो कि मल्टी ईयर हाई जोन्स को क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट के चलते। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस सर, DLF, अभी कुछ देर पहले हम इसके अर्निंग्स के बारे में बात कर रहे थे। DLF को देखिए, आप ओबरॉय रियल्टी को देखिए, आप सेंटेक रियल्टी को देखिए, और इसी स्पेस में जब दूसरा वर्टिकल यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जिसमें कैनफिन होम्स के नंबर्स बहुत अच्छे रहे, सब डिलीवर करता हुआ। आपका रियल स्टेट पर व्यू क्या है सर? और HFCs को चेस करना चाहिए या फिर रियल स्टेट कंपनियों को, या फिर वो रियल स्टेट कंपनियां जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, या फिर रीजनल कंपनीज को? आपका व्यू? रियल एस्टेट बहुत दिन के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ी देर तक मोमेंटम बरकरार रहेगा। जहां रहते हैं हैदराबाद जैसे शहरों में फॉर एग्जांपल दाम जो है कम से कम पिछले 3-4 साल में दुगने हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी काफी ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन अगर आप डिमांड के हिसाब से देखना शुरू करें या सप्लाई के हिसाब से देखना शुरू करें तो नए जो प्रोजेक्ट्स के परमिशन चाहिए होती है वो थोड़ी सी हल्की हो गई है। तो अब कैपेसिटी जो है काफी अब बाजार में आ रही है, अगले 2-3 साल तक रहेगी मेरे हिसाब से। कुछ तिमाहियों तक अभी आपको फिर भी डिमांड भी काफी स्ट्रांग नजर आएगी, तो परफॉर्मेंस नियर टर्म तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको ये क्षेत्र प्ले करना है तो मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस बेटर क्षेत्र है।
प्ले करने के लिए, सिंपली बिकॉज उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप किस शहर में खरीदें, जहां भी होगी कोई भी ऑल इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जहां पे होगी उसको भी वही ग्रोथ नजर आएगा। और थोड़ा सा ये जजमेंट निकालने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली या बैंगलोर या बॉम्बे या हैदराबाद या चेन्नई किस क्षेत्र की कंपनी को आपको चुनना है। हाउसिंग फाइनेंस मेरे हिसाब से बेटर एरिया है। ऑफ कोर्स ये काफी कॉम्पिटिटिव एरिया है और इसमें आजकल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ज्यादा बैंक्स में भी बहुत ज्यादा एंट्री है और ग्रोथ उसमें काफी आ रही है। तो आप उसमें बैंक से भी आप डायरेक्टली ये रियल एस्टेट प्ले देख सकते हैं। ओके अच्छा आनंद सर, कभी कभी किसी चीज़ में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको किसी और चीज़ के अगेंस्ट खड़ा करके देखें तो शायद वो अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं जस्ट एक मारुति का एग्जांपल रखता हूँ सर। कोविड के दौरान इसका भाव था करीब 4600 रुपये, आज ये करीब 9800 पे खड़ा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रीवियस इसका स्विंग हाई 10,000 था। इसी के अगेंस्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप देखिए टाटा मोटर्स ने क्या किया, M&M ने क्या किया, मारुति जिसने बीते एक साल में हर प्रोडक्ट लॉन्च किया, आज इनकी गाड़ी 24-30 लाख की रेंज से 4 लाख सब कुछ है इनके पास। मारुति पे आपका व्यू क्या है? 9700 रुपये पे अभी तक वो प्रीवियस हाई क्रॉस करके बड़ा मूव डिलीवर नहीं कर पाया, क्या करना चाहिए मारुति में? ओवरऑल ऑटो सेक्टर में फिलहाल जो है मेरे हिसाब से शेयर प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और मारुति में नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्चेस आने की उम्मीद है और कई प्रोडक्ट्स अगले कुछ महीनों में आएंगे बाजार में, स्पेशली एसयूवी सेगमेंट एक्सेट्रा, जहाँ पे मारुति का प्रेजेंस कम रहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि मारुति ने जो सस्ते दाम की गाड़ियां इंट्रोड्यूस करी वो तो सक्सेसफुल रही है पहले, लेकिन जो महंगी गाड़ियां हैं वहां पर काफी कंपटीशन आ जाता है बाकी मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से, और मारुति के कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्च उस एरिया में नहीं रहा है। वहां पे सक्सेस होता है तो डेफिनेटली मारुति के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब भी अगर आप मिला के भी चलें तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर जो है, जो कि मिडिल लेवल ईवी एबिटा पे चल रहा है, काफी महंगा है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल कंपनियों की तुलना में आप भारतीय ऑटो क्षेत्र को देखें तो ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है, फॉर एग्जांपल BMW एक्सेट्रा, वो सिंगल डिजिट ईवी एबिटा पे ट्रेड होती है। इंडिया में ही ऐसा है कि आप डबल डिजिट में कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में जहां पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी हो रही है, आप ICE व्हीकल से आप EV व्हीकल में जा रहे हैं, जिसके कारण नए मैन्युफैक्चरर जो कभी पहले थे भी नहीं वो भी आपको नजर आएंगे। तो इस वक्त मेरी पोजीशन जो है वो जनरली ऑटोमोटिव क्षेत्र में थोड़ी सी अंडरवेट रहेगी। इंडेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फिर हम 99, 80, 85 तक के लेवल्स पर इसके आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 20,000 के आंकड़े से आप कह सकते हैं सिर्फ 15-16 अंकों की ही दूरी है, मोमेंटम है। और बीच में हमें लगा था निफ्टी बैंक ने थोड़ी सी सांस ली और फिर उसके बाद एक नई रफ्तार बनती दिखाई दे रही है। तो 46,200 की तरफ एक बार फिर निफ्टी बैंक तेजी से दौड़ रहा है, 46,170 के लेवल्स, अब पूरे 500 पॉइंट का इजाफा। और अब तक हमने यही नोटिस किया था कि मिड कैप्स थोड़े से शांत थे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी लगभग 100 अंकों की बढ़त है, 92 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। अब ये रैली और भी मजबूत होती हुई और कोहेसिव होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, बैंकों में हमने देखा HDFC बैंक के नंबर्स और परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, उसके बाद अब उम्मीद जग गई है कि बाकी बैंकों का भी प्रदर्शन काफी अच्छा ही रहेगा। हम अभी साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स देख रहे हैं, एक छोटा साइज का बैंक है, मुनाफे में ग्रोथ है, ब्याज से आय में ग्रोथ देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार। कैथलिक सीरियन बैंक की तरफ से भी इस तरह के ही नंबर्स कुछ देर पहले पेश हुए थे। लेकिन आनंद, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा बैंकों में इस समय अगर पैसा कमिट करना है, क्योंकि मोमेंटम वहीं आ रहा है, निफ्टी बैंक ही है जो लीडर है पूरी तेजी का। काफी महीनों से मैं कहता रहा हूँ कि बैंक में ही आपको ओवरवेट रहना पड़ेगा इस साल की। जैसे आपने कहा, क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है, हालांकि क्रेडिट ग्रोथ से आधी लेवल के है। इसके कारण जो कंपनियों के पास अच्छा डिपॉजिट रेज करने का तरीका है और सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा है और रिटेल प्रेजेंस है, वहां पर उनको काफी फायदा रहेगा, क्योंकि उनके NIM के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। बुक्स मोस्टली ठीक हो चुकी हैं, रिपेयर हो चुके हैं अभी तक, और पहली बार कई सालों के बाद हमने प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ते हुए देखना शुरू किया है। इसके कारण क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ आपको दिख रहा है। ऐसा माहौल बैंकों के लिए काफी सही रहेगा।
ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक की वैल्यूएशन अभी भी कम है, लेकिन अगर आपको स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू करना है तो टैक्टिकली आप पब्लिक सेक्टर देख सकते हैं छोटे बैंकों में भी। अगर आपको थोड़ा लंबे नजरिया से देखना है तो स्ट्रेटेजिकली मेरे हिसाब से HDFC जैसा बैंक जो है अभी भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, सबसे बड़ा बैंक बन गया है प्राइवेट सेक्टर में बाई फार, और अभी भी वैल्यूएशन जो है अगर आप 25 मार्च का देखें तो 2.5 के नीचे प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। फ्रंटलाइन बैंक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा आने वाला है, SBI हो, HDFC हो, ICICI हो। It is not necessary to scrape the bottom of the barrel at this stage. ऑलराइट आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और बात करने के लिए हमारे साथ। एक बार जरा निफ्टी का वो डिस्टेंस लेकर आते हैं, अब 10 पॉइंट दूर रह गए। अच्छा हर्षदा, अब ऑब्वियसली सवाल यही है कि अब क्या करना है, ठीक है। मैं फिर यही बात कहूँगा, मुझे खुद को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक होता है आपको मार्केट को लेकर डर लग रहा है, एक होता है आपको मार्केट के मैसेज का रिस्पेक्ट करना है। हमारा व्यू मार्केट पर क्या रहा है लगातार कि एग्जिट जो है वो मार्केट को अपने आप करने दीजिए, आपको एग्जिट कॉल नहीं लेना है, और वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। हमने लगातार स्टॉप लॉस ट्रेल किए 19,000 से 19,200, 300, 400, आज सुबह हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 19,550 तक का आ गया था। अब मैं कहूँगा कि आप सिंपल अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आए, 19,700 पर ले आए। अब आप 19,700 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहें, क्योंकि ये पता नहीं किसको कि कहाँ तक जाएगी मार्केट। ये 20,000 पर हो सकता है कि रुके, ये स्विंग हो सकता है 20,500 तक जाए, ये स्विंग हो सकता है 21,000 तक जाए, ये स्विंग हो सकता है 22,000 तक जाए। तो आपको पता नहीं है कि ये स्विंग कहाँ तक जा रही है, जैसे ऑन द वे डाउन था। इसके लिए इस समय मोमेंटम है मार्केट में, और कुछ ना करने पर सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है। देखिए आपने कुछ नहीं किया पिछले दिनों से, सिर्फ बैठे रहे अपनी पोजीशन में, और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और मैं वही अभी सेम व्यू रखूँगा। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि कल शायद एक और गैप अप हो। अगर अब हम यहाँ पर यहीं पर बंद हो गए तो 19,970, 19,975 करीब आपका वो बनेगा एक एडजस्टेड क्लोज, और 20,000 का जो आंकड़ा है मुझे लग रहा है कल ही सीधा गैप अप के साथ टेक आउट हो जाएगा, अनलेस लास्ट के 18 मिनट में हो जाए। तो एक बार गैप अप मुझे लग रहा है कल भी होना बाकी है मार्केट में। और अभी भी वो जो FI का लॉन्ग पोजीशन है वो 70-72 पर है, मेरे ख्याल से वो 85-90% तक जाएगा ये, और इसके लिए अभी आपको एग्जिट नहीं करना है। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है? अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अब हमने मिस कर दी रैली, अब क्या करें, फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है? फ्रेश एंट्री करने के दो तरीके हैं। इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिले आपको ड्रॉप की तो उसमें ऐड कर लें, या फिर थोड़ा दूर के ऑप्शंस ले लें, जैसे अगस्त के एंड के ऑप्शंस ले लें आप। उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि उसमें आपको लोअर लेवल मिलेंगे, तो उसमें आप फिर ऐड कर पाएंगे, और बाई चांस अगर वो 19,700, 750 का ट्रेडिंग स्टॉप लग गया तो आप उसमें से फिर बाहर निकल जाएंगे। तो दो ही तरीके हैं अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, या तो आप एक डिप का वेट करें, या फिर आप अगस्त के कॉल ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें। फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करने में इस समय मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क रहेगा मार्केट में। तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू साफ है, और मोमेंटम भी आपकी स्क्रीन पर और मजबूत होता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। चलिए अब रुख करते हैं BTST STBT ट्रेड्स के, और फिर यतिन को भी जोड़ लेंगे डीलिंग रूम के चेक के साथ। गावा साहब, आपका ट्रेड तेजी की तरफ ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल तेजी की तरफ है। स्टॉक है सिप्ला ने अच्छी तेजी दिखाई है, बेस बना है, उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 1055 सिप्ला, टॉप होगा 1045, टारगेट होगा करीब 1180 के सिप्ला। और याद रखिएगा सिप्ला पे हमने जो कॉल ली थी, सिप्ला कॉल 1060, 8 रुपये 90 पैसे पे ली थी, वो करीब 10-30 की हो गई है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। और इंट्राडे में ये करीब 11 रुपये तक का स्विंग हाई लगा के आई है, वो मानस के साथ हमने पिक की थी, इसकी 1060 की कॉल है। अब आइए दूसरे ट्रेड पे, मानस आप क्या पिक करेंगे? इंडिगो के फ्यूचर को लेके जाएंगे वीरेंद्र जी। पैटर्न अगर आप देखिए तो कल बॉटम बना था, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी में है इंडिगो, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 27-26 के भाव चल रहे हैं करंट लेवल्स पे, आप इंडिगो के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। 2704 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और 2760, 2660 आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, इंडिगो पर बाय करना है आपको, ये हो गई मानस की कॉल। शिल्पा, आपकी कॉल क्या होगी BTST? मेरा BTST रहेगा DLF में। DLF फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 504 में, स्टॉप लॉस 500, टारगेट्स 510 से 514। ओके, DLF और DLF के कल नंबर्स आएंगे और भी मजबूत साफ हो जाएगा कि इसमें और कितनी मजबूती देखने को मिलेगी। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी आशा जी, मुझे एस्कॉर्ट्स में इस लेवल पे खरीदारी पसंद आ रही है, करीबन 2340-45 के बीच में स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 2310, 2310, और हम टारगेट देख सकते हैं करीबन 2400 से लेके 2425 तक का।
मौका अब एस्कॉर्ट्स में दिख रहा है, ये स्टॉक भी 0.5% ऊपर। रुचित, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं बीटीएससी के लिए मारुति में खरीदारी की सलाह दूंगा। स्टॉक ने फिर से अपने 20 डेज के ईएमआई पे सपोर्ट लेके वहां से अपमूव आज के सेशन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव की शुरुआत आज हुई है। तो करंट लेवल्स पे मारुति खरीदारी करके जाए, 97.20 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 98.70 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई बात मारुति सुजुकी की। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उनको, किन दो स्टॉक्स पर चर्चा हो रही है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैं एक्चुअली में थोड़ा लेट आया क्योंकि मुझे लग रहा था 20,000 हिट हो जाएगा तो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो 10 पॉइंट जो है शाय अवे कर रहा है। नेवरदलेस डीलर्स जो है ऑब्वियसली सेलिब्रेशन मोड में है, लेकिन एक कॉशियस नोट ऐसी है उनकी तरफ से कि निफ्टी का RSI 80 के ऊपर चला गया है, तो थोड़ी बहुत ओवरबॉट पोजीशंस बाजार में है। लेकिन स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड ओपन इंटरेस्ट में 8% का इजाफा और FIIs यहाँ बाइंग कर रहे हैं। तो डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है यहाँ BTST का ट्रेड ले सकते हैं 1420 से लेके 1430 तक के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा वेदांता, ये एक STBT या पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आज भी इनको लगता है कि यहाँ सेलिंग करके चलनी चाहिए। स्टॉक वीक है, 270 से लेके 272 तक के लेवल्स इनको लगते हैं, और आज शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% बढ़ा है। तो ये एक स्टॉक है जो उनको वीक लगता है। ओके, एक बार पॉलीकैब लेकर आइए जरा वापस। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्किट लगा दिया है इसने हर्षदा, 10% टेम्परेरी फ्रीज। मतलब ये मार्केट में अब एक्सूबरेंस हो रही है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 3 दिन पहले चला, परसों चला, कल चला और आज फिर 10% चल गया, और बैन में है, जबकि आज ये बैन में है। और आजकल तो एक्चुअली बैन में आने के बाद स्टॉक ज्यादा चलता है, क्योंकि जिन शॉर्ट किया हुआ है उनकी ऐसी पिटाई कर रहे हैं मार्केट इस समय। और देखिए, ये पॉलीकैब में मतलब बिल्कुल हैरान हुए जिस तरीके के नॉर्मली कहते हैं ना कि स्टॉक टॉप गियर में चल रहा है, मुझे लग रहा है ये स्पोर्ट्स मोड में चल रहा है, जिस तरह से भागा ये काउंटर। इसका मार्केट कैप ना हर्षदा, मुझे लग रहा है आज की रैली के बाद मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऑलमोस्ट हेवल्स के बराबर आ गया। ध्यान रखिएगा, हेवल्स अभी भी टेक्निकली इससे बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह जब शुरुआत हुई थी ट्रेड की तो इसका मार्केट कैप 66,000 करोड़ था, और 66,000 करोड़ मार्केट कैप था। अब इसका हो गया 71,000 करोड़ का मार्केट कैप। और एक बार हेवल्स का मार्केट कैप देख लेते हैं। हेवल्स का मार्केट कैप कितना है भला? हेवल्स का मार्केट कैप, हाँ, हेवल्स का मार्केट कैप 84,000 करोड़ है। तो सिर्फ 13 करोड़ का डिस्टेंस रह गया बीरू। लेकिन मतलब हैरान हो, मतलब ये ऐसी चीज तो मैं मार्केट में पहली बार देखी है कि रिजल्ट के पहले स्टॉक 20% चला, रिजल्ट के बाद स्टॉक 20% चला। अनुज, मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिड जुलाई में 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में पॉलीकैब में कुछ शॉर्ट कॉल भी आए थे। RSI ओवरबॉट होने के कहा गया था कि RSI ओवरबॉट है। मैं प्रूव कर सकता हूं। आज का OI देखिए अनुज, 15%, क्योंकि इट्स अ बैन, पोजीशन रिड्यूस होंगी, 15% OI घटा है इसका। तो शॉर्ट कवरिंग एक स्टॉक को कहां लेके आ सकती है, आप उसका उदाहरण देख रहे हैं। शॉर्ट्स सब्सटेंशियली कवर हुए हैं आज, और मेरे ख्याल से अनुज ये अभी तो एक्सपायरी में दिन है, और चलेगा। 15% OI डिक्लाइन इन पॉलीकैब, सारे शॉर्ट कवर होते हैं। एग्जैक्टली कल ये हमारे बिग स्टॉक्स में भी था, और ये हमने कहा भी था कि इवन दो नंबर्स के बाद पहले ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन और चलेगा ये स्टॉक। और देखिए, लेकिन ये अब मार्केट में थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ी सी अति हो रही है। हाँ, ये अति हो रही है थोड़ी सी। ये साइने तो थोड़ा सा बहुत ये अति हो रही है। मतलब ठीक है, लोगों ने पैसा बनाया, वो अपनी जगह है, अच्छी बात है, लेकिन मतलब ऐसा क्या कर दिया पॉलीकैब ने कि जो इस तरह से 40% स्टॉक भाग गया। ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आउटलुक भी अच्छा है। हमने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने जो कहा कि देखिए, हम तो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ बात करते हैं, इसके लिए हम अगले क्वार्टर की तो गाइडेंस आपको देंगे नहीं। जब हमने पूछा उनसे सवाल तो उन्होंने कहा हम अगले क्वार्टर की गाइडेंस तो आपको देंगे नहीं, हम तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लेकिन जो भी है मामला, ये 3500 था जून में जब वो ब्लॉक डील की बात हुई थी, और अब सीधा 4700, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अगर वो F&O बैन वाली लिस्ट बन गई हो तो एक बार जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैन से बाहर आ सकता है पॉलीकैब। 72% पोजीशन पर आ गया है पॉलीकैब। RBL बैंक भी शायद आज बैन से बाहर आ जाए, 84% पोजीशन पर आ गया है RBL बैंक, और मन्नापुरम यहाँ पर 83% पोजीशंस आ गई हैं। तो 3 स्टॉक्स बैन से बाहर जा सकते हैं। इसमें से पॉलीकैब तो आ ही जाना चाहिए बाहर, और RBL बैंक और मन्नापुरम मेरे ख्याल से बेसलाइन केस हैं। वायदा बैन में और जा क्या कह सकता है? बलरामपुर चीनी तो डेफिनेटली जाएगा, 110% की पोजीशन हो गई यहाँ पर। PNB जहाँ पर 100% पोजीशन हो गई। जी मेरे ख्याल ऑलरेडी शायद था बैन में या नहीं था जी, ये, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय
लग रहा है कि शायद बैन में आ सकते हैं। बैन से बाहर निकलने में पॉलीकैब, आरबीएल बैंक और मन्नापुरम। आरबीएल बैंक, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा गाबा सर? एक बार आरबीएल बैंक का चार्ट देखिए। आरबीएल बैंक जो था बहुत ही अच्छा आपको मिला था पिछले दिनों, और लगा था कि एक अपू मिलना चाहिए। थोड़ा एग्जॉशन हो गया अपर रीजन्स पर, लेकिन अपू अब भी ऑन है, 219 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, 213 का रहेगा। टारगेट 230 के अब भी वैलिड है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। इनफैक्ट अगर साइडवेज मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से एक दिन और मिले साइडवेज मूव तो अच्छा है, लेकिन बाय ट्रेंड में है आरबीएल बिल्कुल। वाकई आरबीएल और अच्छा, हालांकि टाटा कंज्यूमर पर प्रकाश ने टिप्पणी करी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर रखूं तो टाटा कंज्यूमर 871 पे क्लोज हो रहा है। याद रखिएगा इसका सितंबर 2021 का एक हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी जहां से कोलैप्स हुआ था, फिर 4 मार्च को इसने 647 किलो लगाया था। लेकिन मानस, अभी वो सिप्ला का ट्रेड क्योंकि बहुत अच्छा गया, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, 871.65 पे है, अगर ये क्रॉस करता है 875 को तो ये मल्टी ईयर रेक्टेंगल रेंज का ब्रेकआउट होगा। क्या करें इसकी? किसी आउट ऑफ मनी कॉल 880 या फिर टाटा कंज्यूमर डायरेक्टर साहब प्लीज 880 या फिर 890 की कॉल पकड़ सकते हैं क्या, अगर जुलाई की ही पकड़नी हो तो? मेरे पास अभी 2 दिन का वक्त है। बिल्कुल, तो देखिए 880 का कॉल ऑप्शन लेंगे। अगर आप उसके प्राइस देखेंगे तो मैं उसके प्राइस आपको माफ करिएगा, मैं प्राइस नहीं देख पा रहा हूँ वीरेन जी। ओके, कोई बात नहीं, टाटा कंज्यूमर की 880 की कॉल मैं स्क्रीन पर देता हूँ। 11 रुपए के प्राइस चल रहे हैं वहां पर। आप उस ऑप्शन में आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 7 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं टाटा कंज्यूमर में, मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 30 से 40 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो इस ऑप्शन के अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो 20 से 25 रुपए की रेंज में रहेंगे। करंट लेवल्स पे 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर की कॉल और इंडिसेस एट ऑल टाइम हाई 19928, मात्र 18 अंक दूर निफ्टी अपने जादुई आंकड़े से, और 46,216 पे निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। आइए एक बार ब्रेथ को देखते हैं कि ब्रेथ कैसी है इन डेरिवेटिव्स। कल हम क्या खुलते साथ 20,000 के आंकड़े को छुएंगे और निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे लॉन्ग 31, सुपर एग्रेसिव अगर आप देखें, और शॉर्ट कवरिंग 59। सुबह ये आंकड़ा काफी हैवी था। पॉलीकैब में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा इंस्टेंस है कि जब हम ऑल टाइम हाई पे जाते हैं क्यों ये फिगर काफी बड़ी होती है। शॉर्ट कवरिंग 24 पे, शॉर्ट 24 पे, मात्र 24 पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग ये होता रहेगा। ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी। ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। बलराम पुचीनी करीब 2.5% ऊपर, आज एक सुपर एग्रेसिव मोड में था। कैश के स्टॉक्स काफी चले, और याद रखिएगा बलराम पुचीनी माइट भी स्लिप कर जाए बैन में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग थे। पॉलीकैब जैसे कि मैंने कहा कि इट्स इन बैन, शॉर्ट कवरिंग इसको ऑल टाइम हाई पे ले आई। लगभग 15% करेंट मंथ जुलाई फ्यूचर्स का हुआ घटा। यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी टर पे एक फ्रेश सेबी के आई थिंक पेपर्स के एक्सपेक्टेशन में काफी स्ट्रांग मूव। शॉर्ट बिल्डअप था एबीबी पे, श्री सीमेंस पे, रैमको सीमेंस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप था। और एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग लेके आएंगे यहाँ पे रिलायंस में। पोस्ट इवेंट प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी। एल&टी फाइनेंस नंबर्स के बाद जेके सीमेंट, आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड कल काफी चला था, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन बेहद नजदीक। निफ्टी करीब 99,983 और बैंक निफ्टी 46,200। अनुज 300 नहीं, लेकिन कम से कम 46,200 पे क्लोज आता हुआ। और निफ्टी आईटी ने थोड़ा निराश किया, लेकिन इट्स बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अनुज बिल्कुल वीरू, आप थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। 19,928 नहीं 19,982 निफ्टी पर, लेकिन हाँ मतलब होने वाला है 20,000। कल हो जाना चाहिए मामला, कल 20,000 हो जाना चाहिए, अनलेस आज रात को कोई ग्लोबल मार्केट। अच्छा, ग्लोबल मार्केट से बात है हर्षदा एक इंटरेस्टिंग। नैस्डैक फ्यूचर्स मेरे ख्याल से सुबह से नीचे थे, क्योंकि वो उनको नेटफ्लिक्स और बाकी नंबर्स, टेस्ला वाले नंबर्स पर रिएक्ट करना था इसके लिए। तो एक तरीके से मार्केट ये भी पचा के ही चल रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्यूज आपको मिलेंगे नहीं वहाँ से, लेकिन हमारी मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कह रहे थे, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आप पिच कोई भी तैयार कर दो, हमारे पास सहवाग है इस समय, और सहवाग फुल फॉर्म में है, और सहवाग बिल्कुल टायर्ड नहीं है इस समय, लगातार चौके छक्के मार रहा है। सहवाग के साथ बस दिक्कत क्या थी कि वो आउट भी इसी तरीके से होता था, तो ये मार्केट आउट भी इसी तरीके से होगी। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, फॉलो करें। 19,750, अब इसको लिख लें अपने पास, 19,750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी पे 45,200 का ब्रेकआउट अब कंफर्म हुआ है, और अब आपका स्टॉप लॉस बढ़ के हो जाएगा 45,500 या 45,600। लेकिन बैंक निफ्टी में जो हमने 3-4 दिन पहले बात की थी, जब आप
थोड़ी सी हैरान लगी थी। 48,000 और 50,000 की बात की थी कि 48,000 to 50,000 के व्यूज़ मेरे अभी भी हैं बैंक निफ्टी पर। बस एक HDFC बैंक से पार्टिसिपेशन चाहिए। SBI तैयार है, ICICI बैंक तैयार है। ICICI बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट है 1000 के बहुत करीब। ICICI बैंक, SBI में मूव शुरू हो गया है, एक्सिस में मूव शुरू हो गया है, सिर्फ HDFC बैंक का पार्टिसिपेशन बाकी है। जिस दिन वो आएगा वो 48,000 की तरफ मूव स्टार्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी। 2 पॉइंट्स रह गया आज वैसे ICICI बैंक, या यू नेवर नो, अभी भी मौका है, 3.5 मिनट बचे हैं। 998 का इसने दरअसल हाई छुआ है और 1000 का टारगेट तो गावा साहब ने दिया भी था। अच्छा, एक दो और ट्रेड जिस पर मोमेंटम अच्छा खासा बनता दिखाई दिया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड जैसे काउंटर्स, क्योंकि वहां पर 6% की तेजी की पोजीशंस OI में आती हुई दिखाई दी थी। स्टॉक नेली 1400 के आसपास क्लोज हो रहा है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रन देखने को मिला है। फार्मा की तो हम बात वैसे भी कर रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप ओबरॉय रियल्टी जैसे ट्रेड्स में वहां पर भी कुछ निचले लेवल से कुछ शॉर्ट कवरिंग के संकेत बनते हुए दिखाई दिए। प्राइस एक्शन देखते हैं कल सुबह में आता है या नहीं। सिंजीन, मैरिको, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर रेलेवेंस थी तेजी की तरफ। और नवीन फ्लोरीन में भी आज हमने देखा है कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन ICICI लोम्बार्ड मानस कोई ट्रेड जाते जाते लिया जाए कल सुबह विचार करेंगे इसके बारे में? देखिए, ICICI GI की जहां तक बात है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने रीच किया है, तो करंट लेवल पे भी आप खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। BTST कॉल की तरह भी लिया जा सकता है 1374, 1374 के स्टॉप लॉस से 1450 के टारगेट के लिए। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी ICICI लोम्बार्ड में। अच्छा, याद रखिएगा जेंसार के नंबर्स हम आपको बता रहे थे, तब स्टॉक 3% नीचे था, लेकिन इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जेंसार का शेयर, वो 2% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट, और फाइनली वो करीब 2-2.5% ऊपर वो काउंटर, तो उधर भी हमने देखा है नंबर्स पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और अब नजरें रहेंगी क्लियरली इन्फोसिस क्या डिलीवर करेगा। इन्फोसिस आज शाम को आने, इन्फोसिस के नंबर्स ऑब्वियसली उस पर नजर रहेगी। अच्छा, हर्षदा के पास जाएं वॉल पर, इससे पहले एक कॉल मैं रिविजिट करूंगा, वो टाटा कंज्यूमर की 880 की कॉल वापस लेकर आई है। वो शिल्पा जी ने जो दी थी वो 9 रुपीज़ पे वो कॉल पिक की गई थी। इस समय 13 रुपये उसका रेट चल रहा है। और शिल्पा जी के साथ एक बार इसको बस रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद हर्षदा के पास जाएंगे वॉल पर। ये देखिए, ये समय वो कॉल 15, 18 और 21 के टारगेट थे। शिल्पा जी, आपका फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट आज ही आ जाएगा। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 900 शायद कल तक भी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। इसमें स्ट्रेंथ बहुत है यहाँ पे। आई मीन नोबडी कैन मिस दिस। इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अभी है। कुल, चलिए अब 20,000 कल के लिए छोड़ देते हैं और आज जो हुआ उसको जरा रिविजिट करते हैं वॉल पर हर्षदा के साथ। हर्षदा, एक बहुत ही तगड़ा सेशन, एक तेजी, ट्रेंडिंग तेजी रही है आज मार्केट में। और देखिए, इंतजार तो ऑफ कोर्स कल भी रहेगा 20,000 का, लेकिन 19,971 के आसपास इस समय इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में पूरी रफ्तार आई, 46,200 तक हम पहुंचे हैं। 500 पॉइंट का पूरा इजाफा इधर बनता दिखाई दिया है। और आज आप गौर करेंगे तो मिड कैप्स ने भी पार्टिसिपेट किया। एक और सेक्टर जो काफी झूमा है, काफी तेजी में रहा है, वो ऑफ कोर्स आपका फार्मा पैक था। तो निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फटाफट से, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, खरीदारी बनती दिखाई दी। 183 अंकों की बढ़त उधर देखने को मिली है। अब कुछ स्टॉक्स आपके लिए फटाफट से हाजिर कर देती हूँ। एक तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रहा है, क्योंकि वो जियो का बिजनेस डिमर्ज होकर जो अलग लिस्ट हुआ, वहां पर प्राइस डिस्कवरी हुई। जो फाइनल क्लोज आ रहा है आपको 1.5% ऊपर दिखाई देगा, 2623 के आसपास। ये रहा आज का बड़ा मूव। दूसरी तरफ बैंकों का बोलबाला था। कोटक कहें, एक्सिस कहें, ICICI बैंक कहें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहें, इन सब में तगड़े गेंस, अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 1.5 से 2 से 2.5% तक का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया। लेकिन पॉलीकैप भी आपके रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि बैन में होने के बावजूद और नंबर्स के बाद ये तीसरा सत्र लगातार खरीदारी का 11% के गेंस, नियरली 4800 पर एक क्लोज दिखाता हुआ काउंटर 4771, 4783 के आसपास तक की क्लोज आती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं, स्टार प्लेयर्स रहे हैं आज के मार्केट के, जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग पर एक बार कोफोर्ज देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हम बाजार बंद कर रहे हैं कोफोर्ज के नंबर्स आ गए, तो यहाँ पर ज्यादा आपको प्राइस एक्शन इस समय नहीं दिखाई देगा, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा है।
मुनाफा बढ़कर 2221 करोड़ के आसपास आया। आप देखते हैं कल सुबह में ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ बनेगी, मार्जिन्स में स्थिति कैसी है वो भी आपको हम बताएंगे। ये नंबर जो है 200 इतना नहीं है, ये कुछ गलत, इसको हटाइए प्लीज। इसका नेट प्रॉफिट आया 163 करोड़, इसको हटाइए प्लीज, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से डेसिमल का फर्क हुआ है यहाँ पर। इसको हटा दीजिए, इसको फ्लैश को हटा दीजिए। आप अपने यहाँ से पीसीआर को बोल रहा हूँ मैं, हाँ पीसीआर से बोल रहा हूँ, इस फ्लैश को आप हटा दीजिए आप, बाद में हम इसको करेंगे। आप पीसीआर से हटा दीजिए ना, हाँ बाद में वो देखा जाएगा। हाँ सॉरी हर्ष। तो आइदर वेज ये स्टॉक फिर कल सुबह में देखेंगे और ऑफ कोर्स बाकी पीयर्स के साथ यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। अब आपके लिए मैं हीट मैप लेकर आती हूँ जहां पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा किन स्टॉक्स में तेजी और किन में मंदी बनती दिखाई दी थी। आज के दिन एक विनिंग सेशन रहा है, चौतरफा खरीदारी वाला सत्र। जाते जाते हमने देखा लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी बनती दिखाई दी, बारिंग आईटी जहां पर कुछ मुनाफा वसूली थी। आज का टॉप परफॉर्मर आईटीसी है, 491 पर टिक रहा है। आप देखिए बैंकों में कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस सब में तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज विनिंग साइड पर। मैं फार्मा की बात कर रही थी, डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर जाकर टिक रहा है, करीब करीब 2% की तेजी सिप्ला में, सनफार्मा में देखने को मिली है। एचयूएल के साथ साथ हमने देखा आज टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स में खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर एक मजबूत सत्र। इन्फी के नंबर्स मार्केट बंद होने के ठीक बाद आएंगे। स्टॉक करीब 2%, 2.25% की नरमी पर जाकर टिक रहा है। अल्ट्राटेक कल नतीजों से पहले थोड़ा सा खामोश होता हुआ। आईटी, कुछ चुनिंदा सीमेंट कंपनियां और मेटल में हमने देखा है हल्के से बैकफुट पर ट्रेड बनता दिखाई दिया, वरना आज का दिन शानदार रहा है। 19,980 पर ये लगभग क्लोज आता हुआ। फटाफट से सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर अब हाजिर होगा। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, कौन से ट्रेड्स ने सबसे ज्यादा कमाई करके दी। कृष्णा डायग्नोस्टिक 13% टूटा, जो राजस्थान सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। हटसन एग्रो, पीएनबी गिल्ड्स तेजी में। श्री सीमेंट आज 2.5% नीचे रहा। नीरज के परफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पर भी एक सौदा इनका टूटा है तो उसका 20% का झटका, लेकिन न्यूजेन सॉफ्ट, ओरिएंटल होटल, मैस्टिक सब नंबर्स पर अच्छी तेजी दिखा पाए। अच्छा, कोफोज के नंबर्स खराब हैं एक्चुअली, वो मैं पढ़ रहा था, पूरा एनालिसिस आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स जो हैं वो कोफोज के एक्चुअली खराब हैं और शायद स्ट्रीट एक तरीके से भाप गया था इसको। तेज़ी वाली मार्केट में स्टॉक 2% नीचे बंद हुआ, डे लो पर बंद हुआ, लेकिन जिस तरीके का ये स्टॉक एक्सपेंसिव है मुझे लग रहा है कल भी शायद यहाँ पिटाई होगी इसकी। लेकिन तैयारी कर लीजिए कल 20,000 की, और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि 21 दिन लगेंगे शायद ऑल टाइम, शायद 19,000 से 20,000 आने के लिए, लेकिन अगर कि कल ही आ गया 19,000 से 20,000 तो इसका मतलब होगा कि कितने दिन लगे इसको, मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा था, हाँ 15 दिन में इसका मतलब निफ्टी 19,000 से 20,000 पर आ जाएगा। तो कल तैयारी करते हैं वीरू 20,000 की। जी हाँ, शायद वो दिन अनुज नज़दीक खड़ा है, दिन शुक्रवार का होगा, 20,000 भी होगा। इसी की रखिए उम्मीद, इसी की करिए मनोकामना। फिर शुक्रवार को सुबह सुबह मैं, हर्षता, अनुज, आशीष और नीरज जी 6:57 पे और 7:57 पे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।